मतलब तुम मेरे सिस्टम को वो कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है। मतलब अगर तुम कंप्यूटर यूज कर रहा होगा तो कंप्यूटर के थ्रू तुम मेरे सिस्टम के थ्रू सारा फाइल्स वगैरह सब वो करके, मतलब क्या बोल सकते हो उसको, मान लो कि हमको किसी को शो करना है कि हाँ भाई ऐसे क्लास कराना, वैसे क्लास करना है, फिर दिस सेटिंग है, दैट सेटिंग है, तो हम उनके सिस्टम में जा करके सारा कुछ कर करके आराम से वो कर सकते हैं। रिमोट कंट्रोल ऐसा सही चीज है है। सर। इस स्क्रीन शेयरिंग में इसीलिए थोड़ा बेनिफिट होता है, थोड़ा कम स्पीड पे काम चल जाता है, थोड़ा अच्छे सिस्टम से। मोस्टली कॉर्पोरेट कल्चर में जैसे होता है ना, सॉफ्टवेयर वगैरह बनाना है, मान लो कोड वगैरह दिखाना है, अब कोड में चेंजेस करने हैं, तो एक्सप्लेन थोड़ा ना करेंगे वहां पे जाके कोड चेंज करो, सीधा देखते ही हाँ भाई उसी के दूसरे के सिस्टम में कोड चेंज कर दिया है, दूसरे के सिस्टम में कुछ सेटिंग्स चेंज कर दिया है, वो सब चीज़ आराम से हो जाती है। एक आज तुम लोग एक स्क्रीनशॉट भेजे थे ना, देखा था उसमें न्यूज? यस सर। स्टार्टअप वाला हाँ, 12 मिलियन डॉलर। देहात, बढ़िया नाम रखा है, ऐसा ही नाम रखना चाहिए एकदम, बिल्कुल ऐसे गांव वाला नाम एकदम। आजकल गांव का नाम ज्यादा ट्रेंडी हो गया है, बढ़िया हो गया है सब ऐसे मस्त। खैर चलो, लास्ट क्लास में बहुत लेक्चर दे चुके थे उस पर, आज हम उस पर टाइम नहीं खराब करेंगे, क्लास शुरू करते हैं भाई फटाफट। कहाँ सर गया? 1 घंटा से चला था वो चीज का। हाँ, लास्ट लास्ट क्लास में लास्ट तो, क्लास लास्ट में। क्लास में तो बहुत ज्यादा चला था। ठीक है, कभी कभी जरूरी होता है ज्ञान बांटना। लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन दिया था तुम लोगों को कि NO2 प्लस में, NO2 माइनस में और NO में बॉन्ड एंगल, सॉरी NO2 में बॉन्ड एंगल कंपेयर करो। तो जैसे NO2 प्लस जब बनाएंगे तो NO2 प्लस वाले पार्ट में ये स्ट्रक्चर होना चाहिए। NO2 माइनस का फॉर्मेशन जब करेंगे तो NO2 माइनस वाले पार्ट में एक तो O माइनस हो जाएगा और एक डबल बॉन्ड हो जाएगा, और उसके अलावा एक काम करते हैं, इसको नीचे बना देते हैं। और उसके अलावा एक NO2 वाला पार्ट था, तो NO2 में ऑड इलेक्ट्रॉन रहेगा, ऑड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से हम लोग के पास एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना पड़ेगा। तो जैसे पहले वाले केस में sp हाइब्रिडाइजेशन है, दूसरे वाले केस में sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, और तीसरे वाले केस में इन जनरल वैसे हम लोग sp2 हाइब्रिडाइजेशन ही लेकर के चलेंगे यहाँ पे, अभी के लिए मान के चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। sp हाइब्रिडाइजेशन 180 बॉन्ड एंगल, एक लोन पेयर बॉन्ड एंगल थोड़ा कम करेगा, दूसरे में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अगर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो रिपल्शन का फैक्टर तो देगा, लेकिन बॉन्ड पेयर को रिपल्शन थोड़ा कम देगा। इसका मतलब जब सेकेंड वाले पार्ट में एंगल कंपेयर करेंगे और थर्ड वाले पार्ट में एंगल कंपेयर करेंगे तो लोन पेयर का रिपल्शन हायर होने की वजह से ये बॉन्ड वाला पार्ट थोड़ा कंप्रेस होगा, मतलब बॉन्ड एंगल कम होगा, जबकि दूसरे में बॉन्ड एंगल ज़्यादा होना चाहिए। तो सबसे ज़्यादा NO2 में हो जाएगा, सॉरी सबसे ज़्यादा NO2 प्लस में हो जाएगा बॉन्ड एंगल, क्योंकि लीनियर शेप है। उसके बाद NO2 वाले पार्ट में होना चाहिए, और सबसे लास्ट में बॉन्ड एंगल या सबसे छोटा बॉन्ड एंगल हम लोग NO2 माइनस का कंसिडर कर सकते हैं। ऑर्डर हमको ध्यान नहीं है कि पहला दूसरा तीसरा कौन सा था, बट ध्यान रखना सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल NO2 प्लस में, उसके बाद अगला बॉन्ड एंगल NO2 में, और सबसे लास्ट में NO2 माइनस ले सकते हैं। खैर तुम लोग को मैंने रेजोनेंस तो बता दिया है कि रेजोनेंस इफेक्ट क्या होता है, एक लॉजिक दे दिया तुम लोगों को, पार्शियल बॉन्ड ऑर्डर बनाना भी सिखा दिया है। तो हम बैक बॉन्डिंग में आराम से डिस्कस कर सकते हैं, तो हम आज बैक बॉन्डिंग ही डिस्कस करने के मूड में। क्वेश्चन दिए थे होमवर्क। एक और क्वेश्चन दिए थे, बताओ भी क्या क्वेश्चन दिए थे? 214 और बुकलेट 2 में 222 और 214। बुकलेट में 222 और 214? अच्छा, बुकलेट में तो बहुत सारा होमवर्क दिए थे। सर वो पिछले क्लास में दिए थे। ओके, बुकलेट में आप बोले थे कि अगर तुम लोग का आंसर आएगा वो गलत आएगा मेरे तो अच्छा, हाँ हाँ, एक सवाल तो दिए तो बना करके आया सब लोग। सर बोले थे कि आंसर आएगा तुम लोग का, लेकिन गलत आंसर आएगा, फिर उसके बाद आंसर के हिसाब से सोचने की कैसे हो सकते हैं सवाल। हाँ भी बनाया है, यस सर। बन गया, यस सर, एक बार में बन गया। एक बार में बन गया? मतलब आंसर निकालने के बाद बन गया कि पहले ही बन गया था? पहले। फिर तो बहुत अच्छी चीज है। हाँ भाई, बाकी लोग में सन्नाटा पसरा हुआ है। हाँ सर बनाया, 14 नहीं बना था। 214 नहीं बना था? बन गया था सर। चलो बढ़िया। हाँ भाई, बाकी लोग? अद्वय 214 फिर भूल गए थे सर। आदित्य आर्यन? सेम सर। सेम सर। इसलिए भूल जाते हैं। क्या होता है, क्या बोला, समझ ही नहीं आया अद्वय। प्रियांश? सर वही सर। वही सर।
कॉपी में ना होमवर्क लिखा कर रोज का, कि ये रोज का ये होमवर्क है, आज ये होमवर्क मिल गया, कल ये होमवर्क। पीछे पीछे जो पेज है ना उसको रफ के लिए यूज मत करो, और फोन नंबर लिखने के लिए यूज मत करो किसी का। पीछे साइड होमवर्क नोट कर लिया करो कि रोज का ये होमवर्क, अच्छा आज का ये होमवर्क, आज का ये होमवर्क है, ये जरूरी रहेगा। होमवर्क रोज का काम है, रोज करना ही करना। वर्कशीट तो मिल रहा है, बुकलेट भी मिलेगा ही मिलेगा, थोड़ा ध्यान रखना। चलो एक काम करो, तुम लोग 3 लोग नहीं बना के आए तो 3 लोग ट्राई करके देख लेना पहले इस क्वेश्चन को, और नेक्स्ट क्लास में फिर डिस्कस कर लेंगे इस चीज को आराम से, ठीक है। आज के लिए हम छोड़ देते हैं। जिन लोगों से बन गया अच्छी बात है, जिन लोगों से नहीं बना फिर से ट्राई करके देखना। इसके अलावा कौन सा क्वेश्चन दिए थे 214 के अलावा? 222. 222। हाँ ये तो सवाल मेरे हिसाब से बन गया होगा, इसमें तो कोई Yes, दिक्कत sir. नहीं होना चाहिए। बॉन्ड लेंथ तो बन जाना चाहिए। बाकी लोग भी ट्राई करके देख लेना भाई बॉन्ड लेंथ वाले पार्ट के इस क्वेश्चन को। चलो ओके, शुरू करते हैं। आज वैसे हम तो सोच रहे थे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग शुरू करें, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग की जगह आप बोल पे के आज, डाइपोल मोमेंट शुरू करेंगे। हाँ ठीक है, डाइपोल मोमेंट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग सब एक ही जैसा टॉपिक है, कोई दिक्कत नहीं है। हम अभी के लिए डाइपोल मोमेंट शुरू कर दे। यस सर। चलो डाइपोल मोमेंट शुरू कर देते हैं यार। ठीक है, डाइपोल मोमेंट शुरू कर देते हैं। जैसे एक चीज थोड़ा ध्यान रखना, एक तो वैसे ये जो डाइपोल मोमेंट वाला पार्ट है ये क्लास 12 के इलेक्ट्रोस्टैट टॉपिक में आएगा, लेकिन हम लोगों को केमिस्ट्री में भी डाइपोल मोमेंट डिस्कस करना होता है। थोड़ा सा कंसिडरेशन केमिस्ट्री का अलग होता है एज कम्पेयर टू फिजिक्स, लेकिन बेसिक कंसेप्ट वही सब है, बस उसमें कन्वेंशन थोड़ा अलग हो जाता है कि हम लोग डाइपोल का एक डायरेक्शन लेते हैं, दिस लेते हैं, दैट लेते हैं, वो कन्वेंशन थोड़ा अलग हो जाता है। जैसे पहला पार्ट, जब हम लोग डाइपोल मोमेंट की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले तो ये डिस्कस करते हैं कि डाइपोल क्या होता है। तो जैसे मान लो कि अगर हम लोग डाइपोल की बात करें तो बेसिकली अगर हम लोग दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस को एक सर्टेन डिस्टेंस से सेपरेट कर रखे हैं, जैसे एक प्लस क्यू है तो दूसरा माइनस क्यू होना चाहिए, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होना चाहिए, तब जाके हम लोग टर्म डाइपोल यूज कर सकते हैं। अगर हम लोग दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज वाले पार्ट को एक सर्टेन डिस्टेंस से सेपरेट करके रखेंगे तो इस केस में एक डाइपोल का फॉर्मेशन हो जाएगा। और अभी के लिए एक चीज ध्यान रखना, जैसे हम लोगों ने लास्ट क्लास में मेंशन किया था पारा मैग्नेटिक मोमेंट, उसको भी हम लोग म्यू से डिनोट किए थे, बट डाइपोल मोमेंट को भी म्यू से ही डिनोट किया जाता है, तो इसलिए इस चीज को ध्यान रखना, म्यू वाला पार्ट ही हम लोग यहाँ कंसिडर करेंगे। जैसे हम लोग जब मोमेंट कैलकुलेट करते हैं तो अभी के लिए ऐसा समझ लो, ये मोमेंट वाला पार्ट फिजिक्स में आएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने आएगा। अभी के लिए ऐसा कंसिडर कर लो, अगर हम लोग को इस डाइपोल का मोमेंट कैलकुलेट करना है तो आइदर हम लोग एक चार्ज का जो एक्सिस है उसके अलोंग या दूसरे चार्ज का जो एक्सिस है उसके अलोंग ही डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर पहले वाले पार्ट के अलोंग डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग को इस डिस्टेंस से मतलब होगा, इन दोनों चार्ज के बीच में डिस्टेंस कितना है, जहाँ पे डाइपोल इज इक्वल टू टोटल चार्ज का मैग्नीट्यूड, हम लोग ऐसा कंसिडर कर सकते हैं Q, और इनटू डिस्टेंस वाला पार्ट D। इस चीज़ को हम लोग डाइपोल मोमेंट के मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करने के लिए यूज़ करते हैं, और यहाँ पे हम लोग एक यूनिट यूज़ करके चलते हैं जिस चीज़ को हम लोग डी बाई बोलते हैं, और इसको हम लोग कैपिटल डी से आराम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है डी बाई वाला पार्ट, जिसको हम लोग कैपिटल डी से आराम से रिप्रेजेंट करते हुए काम कर सकते हैं। तो जैसे एक चीज़ ध्यान रखना है यहाँ पे अभी के लिए, जब फिजिक्स में इस चीज़ को पढ़ेंगे क्लास 12 में तब वे ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा कि डाइपोल का मतलब क्या होता है, या डाइपोल में क्या क्या वेरिएशंस हो सकते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें वहाँ पे समझ में आएंगी। बट हम लोगों को उसका एक बेसिक पार्ट बस डिस्कस करना है, क्योंकि हम लोग केमिस्ट्री में जैसे अलग अलग सॉल्वेंट्स के केस में पोलैरिटी को डिस्कस करते हैं, और उस पोलैरिटी से सॉलिबिलिटी का बहुत ही डायरेक्ट रिलेशन होता है, या फिर कंपाउंड के पोलैरिटी से भी हम लोग के कंपाउंड के सॉलिबिलिटी का डिस्कशन होता है। तो इस केस में ये देख लिया ना, एक सेकेंड, हाँ, इस केस में ये देखते हुए चलना होगा हम लोगों को कि कंपाउंड में डाइपोल मोमेंट कितना है, जिसमें डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होता है वहाँ पे कंपाउंड का पोलैरिटी उतना ही ज़्यादा निकल के आता है। तो एक तो ये पार्ट होता है डाइपोल मोमेंट वाले पार्ट में कि हम लोग चार्ज इनटू डिस्टेंस के टर्म में काम करते हैं, और सबसे पहला पार्ट ये होता है कि डाइपोल क्या होता है। तो डाइपोल वाले पार्ट का बेसिक मतलब यह है कि जब भी कभी हम लोग दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस को एक डिस्टेंस d से सेपरेट कर देंगे तब उस केस में एक डाइपोल का फॉर्मेशन हो जाता है। और डाइपोल मोमेंट जब हम लोग कैलकुलेट करना शुरू करते हैं तो डाइपोल मोमेंट म्यू इज इक्वल टू चार्ज का मैग्नीट्यूड इनटू डिस्टेंस आराम से कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ आता है, जैसे बचपन से अभी तक तो हम लोग चार्ज वाले पार्ट को कुलम में मेंशन कर रहे थे,
जब कुलम में मेंशन कर रहे थे तो यहाँ पे डी बाई क्या हो गया, तो इस चीज़ का यूनिट का पार्ट हम लोग डिस्कशन करेंगे। आज डिस्कस नहीं करेंगे, आज हम लोग बस ये पार्ट देखेंगे कि हम लोग का क्वालिटेटिव पार्ट इसका क्या होता है। इसका क्वांटिटेटिव पार्ट वाला पार्ट डिस्कशन में हम लोग यूज़ करेंगे, आज नहीं करने वाले हैं। आज हम लोग को इससे क्वालिटेटिव पार्ट से मतलब रहेगा, और उसके बाद हम लोग एक और कंसिडरेशन ले पाएंगे उसके क्वांटिटेटिव पार्ट में डिस्कशन करने के बाद कि कंपाउंड में आयनिक कैरेक्टर भी डेवलप हो सकता है। जैसे अभी तक हम लोग मान के चल रहे थे, मान लो HF है तो कोवेलेंट कंपाउंड है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि ये हमेशा कोवेलेंट ही होता है या 100% कोवेलेंट होता है। इस कंपाउंड में कुछ ना कुछ आयनिक कैरेक्टर भी एग्जिस्ट करता है। जैसे तुम लोगों को शायद याद होगा, पीरियोडिक टेबल में एक छोटा सा कंसेप्ट हम लोग डिस्कस करके चल रहे थे कि एक मिनट, हाँ, पीरियोडिक टेबल वाले पार्ट में ऐसा मेंशन किया था कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस वाला पार्ट 1.7 से बड़ा होता है तब उस केस में प्रीडोमिनेंटली आयनिक कंपाउंड कंसिडर करता है। अगर 1.7 से छोटा होता है तो उस केस में प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट कैरेक्टर की बात करते हैं। इक्वल टू 1.7 होगा मतलब आयनिक और कोवेलेंट दोनों पार्ट होगा, तो 50% आयनिक 50% कोवेलेंट। मतलब इन जनरल कोई भी कंपाउंड 100% आयनिक नहीं होता, 100% कोवेलेंट नहीं होता, हमेशा दोनों ही पार्ट एग्जिस्ट करते हैं। हम लोग आयनिक कंपाउंड बोलते तब है जब ज़्यादा परसेंटेज आयनिक कंपाउंड, आयनिक बॉन्ड का हो या आयनिक कैरेक्टर का हो। कोवेलेंट कंपाउंड तब बोलेंगे जब कोवेलेंट कैरेक्टर वाला पार्ट हाई हो। कैसे कंपेयर कर पाएंगे उस चीज़ का एक छोटा सा डिस्कशन, मतलब जो आयनिक कैरेक्टर है उसका छोटा सा डिस्कशन हम लोगों के डाइपोल मोमेंट में चलेगा। और जब हम लोग आयनिक कंपाउंड पढ़ेंगे तो आयनिक कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर निकल के आता है, उसका डिस्कशन हम लोग एक छोटा सा टॉपिक चलता है वहाँ पे भी, पाजांस रूल, तब वहाँ पे डिस्कशन में इस चीज़ को यूज़ करेंगे। खैर, अभी हम लोग जैसे अगर यूनिट वाले पार्ट की बात करें तो उसके इसमें चार्ज इनटू डिस्टेंस, इस चीज़ को हम लोग डी बाई के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि हम लोग कैपिटल डी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बट चार्ज जब कुलम में होता तब भी उस केस में हम लोग, और डिस्टेंस वाला पार्ट मान लो मीटर के फॉर्म में होता तब भी उस केस में हम लोग इस यूनिट को रिप्रेजेंट कर सकते थे। बस वहाँ पे 1 डी बाई इज इक्वल टू कुछ वैल्यू निकल के आता है। फिर हम लोग एक और चार्ज यूनिट यूज़ करके चल सकते हैं, जैसे यूनिट एंड डायमेंशन में पढ़ा होगा तो वहाँ पे एक ये चीज़ आता है ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट वाला पार्ट। और ESU वाले पार्ट को हम लोग कुलम से आराम से रिलेट कर सकते हैं। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलम इज इक्वल टू 4.8 इंटू 10⁻27 ESU, इस टाइप का कुछ वैल्यू निकल के आता है। तो इस रिलेशन को यूज़ करके हम लोग डी वाले पार्ट को ESU के फॉर्म में और डिस्टेंस को सेंटीमीटर के फॉर्म में रखते हैं वहाँ पे, मतलब ESU सेंटीमीटर, उससे डी को रिलेट करेंगे, और दूसरा कुलम मीटर वाला पार्ट, उससे भी हम लोग डी को रिलेट करके नेक्स्ट क्लास में उसके क्वांटिटेटिव पार्ट वाले पार्ट का डिस्कशन करेंगे। अभी के लिए डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू चार्ज इनटू डिस्टेंस अगर कंसिडर करके चले हम लोग, तो एक चीज़ है यहाँ पे, जैसे एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब ये बिल्कुल फिक्स है कि पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज के ऊपर इसी डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा होगा। इनफैक्ट अगर हम लोग चार्ज का डायरेक्शन चेंज कर दें, मतलब पॉजिटिव चार्ज नीचे रखे और नेगेटिव चार्ज ऊपर रखे, तो डायरेक्शन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का या रिपल्शन का केवल यही निकल के आएगा। तो बेसिकली वैसे फिजिक्स में भी पढ़ा होगा कि फोर्स वाला जो पार्ट है वो अपना वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है और हम लोग केवल परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात कर रहे हैं यहाँ पे दोनों के बीच में, तो हम लोगों का जो डाइपोल मोमेंट वाला पार्ट भी है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी निकल के आएगा। तो यहाँ पे एक टर्म यूज कर सकते हैं, डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और अगर ये पार्ट एक वेक्टर क्वांटिटी है तो हम लोग जो वेक्टर एडिशन वाला पार्ट पढ़ते हैं, हम लोग उस वेक्टर एडिशन वाले पार्ट को आराम से डिस्कस करते हुए चल सकते हैं यहाँ पे। कि अगर हम लोगों के पास, जैसे मान लो ऐसा फिजिक्स में पढ़ते हैं, एक फोर्स F है दूसरा फोर्स F है, तो नेट फोर्स क्या होगा, तो इन दोनों का वेक्टर एडिशन कर सकते थे हम लोग, नेट फोर्स बीच में कुछ निकल के आ जाया करता है। तो सेम टाइप से अगर एक वेक्टर क्वांटिटी U1 है, दूसरा एक वेक्टर क्वांटिटी डाइपोल मोमेंट में U2 है, तो दोनों का जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा आराम से हम लोग एडिशन करके वेक्टर एडिशन के बेसिस पे निकाल सकते हैं। तो पहला पॉइंट ये ध्यान रखना है, डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसका मतलब रिजल्टेंट डाइपोल ये डाइपोल मोमेंट निकालने के लिए हम लोग आराम से वेक्टर एडिशन कर सकते हैं। और ये चीज़ याद होगा वेक्टर एडिशन वाले पार्ट में, जैसे अगर मान लो यहाँ पे वेक्टर μ1 है, यहाँ पे वेक्टर μ2 और बीच में थीटा डिग्री है, तो जो अपना रिजल्टेंट वेक्टर आएगा उस रिजल्टेंट वेक्टर वाले पार्ट का वैल्यू कितना निकल के आता है, म्यू रिजल्टेंट इज इक्वल टू
अंडर रूट म्यू वन स्क्वायर प्लस म्यू टू अंडर रूट म्यू वन प्लस टू स्क्वायर म्यू प्लस वन म्यू म्यू टू टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 म्यू वन म्यू टू कॉस थीटा। हाँ कॉस थीटा। तो इसका मतलब हम लोग रिजल्टेंट वेक्टर का वैल्यू या मैग्नीट्यूड आराम से निकाल सकते हैं। अब एक चीज कंसिडर करते हैं, जैसे मान लो ये जो म्यू है, म्यू वन म्यू टू दोनों बराबर हो गया। तो अगर म्यू वन म्यू टू दोनों बराबर हो गया तो क्या होगा? तो म्यू रिजल्टेंट वाले पार्ट को कैलकुलेट करते वक्त अगर म्यू वन और म्यू टू बराबर हो गया, म्यू के बराबर मान लेते हैं, तो यहाँ से म्यू वन स्क्वायर और म्यू टू स्क्वायर दोनों एडअप हो जाएगा, 2 म्यू स्क्वायर। उसके अलावा म्यू वन म्यू टू कॉस थीटा, तो यहाँ से भी 2 म्यू स्क्वायर कॉस थीटा निकल के आएगा। तो यहाँ से म्यू स्क्वायर कॉमन लेके बाहर निकाल लो, तो यहाँ से म्यू बच जाएगा। 2 वाला जो पार्ट है वो तो सर एग्जिस्ट 2 करेगा। म्यू cos थीटा बाई 2 होता है ना? हाँ, तो यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा कंसिडर अगर करके चले, मान लो केवल ये पार्ट कंसिडर करके चले, तो 1 प्लस कॉस थीटा कितना होता है? ट्रिग्नोमेट्री में ये फॉर्मूला सुना होगा तुम लोगों ने, 2 cos square theta by 2। 2 इंटू कॉस थीटा, सॉरी कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 प्लस कॉस थीटा का ये फॉर्मूला होता है। बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है, थोड़ा ध्यान रखना होगा। 1 प्लस कॉस थीटा, और एक्चुअल में हमको नॉर्मली ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला याद नहीं होता है, लेकिन ये फॉर्मूला पता नहीं कैसे अपनी ज़िंदगी में याद हो गया था, तो बहुत मेहनत से याद किए थे इसको। तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 निकल के आया, तो यहाँ से 2 वाला पार्ट बाहर जाएगा, तो यहाँ से 2 इंटू म्यू निकल के आ गया कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, इसका मतलब कॉस थीटा बाई 2 के बराबर वैल्यू निकल के आएगा। तो एक चीज़ रिलेट करके देख सकते हैं यहाँ पे, जो अपना रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट है 2 इंटू म्यू इंटू कॉस थीटा बाई 2, तो थीटा का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक ले सकते हैं? तो जैसे मान लो ऐसा कंसिडर कर सकते हैं हम लोग कि एक डाइपोल मोमेंट वाला पार्ट जो है वो राइट साइड में गया और दूसरा उसका एग्जैक्टली 180 डिग्री लेफ्ट साइड में चला जाए, क्योंकि इसके नीचे लेके चले जाएंगे तो छोटा एंगल लेना शुरू कर देंगे हम लोग, तो इसीलिए हम लोग केवल इस एंगल की बात कर सकते हैं। मतलब थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 180 तक ले सकते हैं। तो अगर हम लोग थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 180 तक ले सकते हैं, तो यहाँ तो थीटा बाई 2 है, इसका मतलब जो अपना थीटा बाई 2 है वो हमेशा 90 डिग्री के बीच में आएगा, 0 से लेकर के 90 तक। और कॉस 90 कितना होता है? 0 0। और कॉस 0 कितना होता है? 1 1। तो यहाँ से एक रिलेशन निकल सकता है, कॉस थीटा का, सॉरी कॉस थीटा बाई 2 जो है इसका वैल्यू हम लोग 0 और 1 के बीच में रख सकते हैं। तो इसका मतलब है जब एंगल 0 होगा तो कॉस थीटा का, और कॉस का वैसे भी सुन रखा होगा तुम लोगों ने, कॉस का मैक्सिमम वैल्यू 1 के बराबर होता है, साइन का मैक्सिमम वैल्यू 1 के बराबर होता है, मिनिमम -1 होता है, बट -1 से हम लोग को मतलब नहीं है यहाँ पे। तो इस केस में जब एंगल 0 होगा तो कॉस का वैल्यू 1 के बराबर होगा। अगर ये पूरा का पूरा वैल्यू 1 के बराबर हो गया, इसका मतलब म्यू रिजल्टेंट 2 के बराबर हो जाएगा। मतलब डायरेक्टली एडिशन कर रहे हैं हम लोग दो वेक्टर को एक ही डायरेक्शन में, बस म्यू1 प्लस म्यू2। और अगर हम लोग का वैल्यू 90 डिग्री के बराबर हुआ तो कॉस थीटा बाई 2 0 हो जाएगा। अगर ये 0 हो गया इसका मतलब म्यू रिजल्टेंट वाला पार्ट 0 हो जाएगा। फिजिक्स में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ा है, तो इस तरह के बहुत सारे सवाल सॉल्व कर लिए होंगे। एक फोर्स इधर है, दूसरा फोर्स भी इधर ही है, और दोनों बराबर है, नेट फोर्स बताओ, तो 2F के बराबर। दूसरा केस, एक फोर्स राइट साइड में जा रहा, दूसरा फोर्स लेफ्ट साइड में जा रहा, दोनों बराबर फोर्स है, नेट फोर्स आराम से 0 के बराबर। तो एग्जैक्टली सेम कंसिडरेशन यहाँ पे है। तो एक चीज यहाँ पे बस इस रिलेशन से डिसाइड कर सकते हैं, जब थीटा बढ़ेगा तो कॉस थीटा का वैल्यू जो है वो डिक्रीज करना शुरू करेगा, और अगर कॉस थीटा डिक्रीज करेगा तो अपना जो रिजल्टेंट ये है डाइपोल मोमेंट का वैल्यू है वो भी डिक्रीज करना शुरू करेगा। तो ऐसा लिख सकते हैं, म्यू इज डायरेक्टली म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थीटा। थीटा बढ़ेगा तो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट वाला पार्ट डिक्रीज करना शुरू कर जाता है। ऐसा हम लोग आराम से मेंशन कर सकते हैं। पॉइंट ये है, जैसे मान लो कि अभी तक तो हम लोग ऐसे डाइपोल कंसिडर किए, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है हम लोगों को कि जब हम लोग के पास दो चार्जेस होंगे और दोनों चार्जेस वाले पार्ट को हम लोग एक सर्टेन डिस्टेंस से, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस को एक सर्टेन डिस्टेंस से सेपरेट करके रख दिया। तो नॉर्मली होता क्या है, जैसे मान लो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो बेसिक कंसेप्ट है अगर उसको कंसिडर करके चले हम लोग, तो मान लो जैसे ऐसा मॉलिक्यूल है HF, तो ये चीज़ नॉर्मली बोल सकते थे कि जब HF का बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ तो दोनों के इलेक्ट्रॉन्स आइडियली बिल्कुल बीच में होने चाहिए। लेकिन हम लोगों के जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग टेंडेंसी टू पुल द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन
जो लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था बॉन्ड एंगल को कंपेयर करते वक्त। तो टेंडेंसी टू पुल द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा वो अपने तरफ खींचेगा। तो जब इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को फ्लोरीन वाला पार्ट अपने तरफ खींचेगा, इसका मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन्स फ्लोरीन की तरफ ज़्यादा शिफ्टेड होंगे। तो जैसे एक चीज़ सुना है बचपन में, जब भी कोई एक एटम में एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते हैं हम लोग, तो उस केस में अनायन बनता है। जब भी किसी एक एटम से एक इलेक्ट्रॉन सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो कटायन बनता है। तो यहाँ पे जैसे H वाले पार्ट से हम लोग इलेक्ट्रॉन हटा तो नहीं रहे, बट इसके इलेक्ट्रॉन को इससे दूर कर रहे हैं। मतलब पहले एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन बीच में था, और लॉजिकली होना भी चाहिए बीच में, क्योंकि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो शेयरिंग का मतलब तो ये है ना कि भाई इक्वल, मान लो हम और विशाल सर खाना खा रहे हैं, तो शेयरिंग करके खाना खा रहे हैं एक ही थाली में, इसका मतलब क्या है कि आइडियली दोनों बराबर खाना खाएंगे। लेकिन ऐसा पॉसिबल है क्या? बताओ भाई, ऐसा पॉसिबल है क्या? ज्यादा खाइएगा, क्यों ज्यादा खाएंगे? हम कम नहीं खा सकते हैं क्या? नहीं सर, आप डिपेंड बड़े हैं करता है। इसलिए। हाँ, हाँ, अगर अच्छा सामान होगा तो हम ज्यादा खाएंगे और खराब सामान होगा तो हम कम खाएंगे। अनूप को आइडिया नहीं लग रहा हो? अनूप विशाल सर एक इन लोगों को पढ़ा रखे हैं सर, वो मेरे कजन है, काफी पतले दुबले टाइप के हैं, तो इसीलिए। तो जैसे शेयरिंग करके खाना खा रहे हैं मतलब दोनों आइडियली इक्वली खाना चाहिए, लेकिन ऑब्वियस सी बात है मेरा जो बॉडी है और उनका जो बॉडी है इक्वल नहीं है। इसका मतलब डेफिनेटली हम ज़्यादा खाएंगे ही खाएंगे। और अगर ऐसा होगा कि बराबरी का मामला होगा तो फिर थाली लेके भाग जाया करेंगे, कुछ ना कुछ कर लेंगे। तो एग्जैक्टली सेम चीज़ यहाँ पे है। इलेक्ट्रॉन दोनों जब शेयर करेगा तो आइडियली बिल्कुल 50-50 शेयरिंग बीच में इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। लेकिन जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को अपने साइड खींच के रखना चाहेगा। तो इसके वजह से होता क्या है कि जैसे एक इलेक्ट्रॉन जब हम लोग किसी पे ऐड करते तो एक कंप्लीट नेगेटिव चार्ज बनता, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नहीं आ रहा, इलेक्ट्रॉन का कुछ पार्ट आ रहा है। क्योंकि अभी तक जैसे हम लोग ऑर्बिटल्स के टर्म में काम कर रहे हैं, मतलब हम लोग प्रोबेबिलिटी के टर्म में काम कर रहे हैं। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन जैसा कुछ नहीं बोल रहे हैं, हम लोग बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन का एक प्रोबेबिलिटी है यहाँ पे, या इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है यहाँ पे। ये बहुत पहले बोला भी था कि हम लोग इलेक्ट्रॉन क्लाउड के टर्म में बात करेंगे इन फ्यूचर, जैसे जैसे हम लोग टॉपिक्स में आगे बढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन क्लाउड का मतलब जैसे बादल है, तो काला बादल है तो उधर ज़्यादा पानी रहा होगा, और थोड़ा उजला बादल है मतलब कम पानी है। तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी सेम टाइप का है। जिधर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे डेंसली, उधर का इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज़्यादा होगा, दूसरे साइड इलेक्ट्रॉन क्लाउड हल्का होगा। तो ये जो फ्लोरीन है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स को जब अपने तरफ खींचेगा, तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपने तरफ खींचा, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता तो माइनस चार्ज कंसिडर कर सकते थे। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली तो ऐड नहीं हो रहा, केवल एक इलेक्ट्रॉन का कुछ पार्ट ऐड हो रहा है। तो अगर कुछ पार्ट ऐड हो रहा है मतलब एक नेगेटिव चार्ज कंप्लीटली ऐड नहीं होगा, उसको कुछ पार्ट ऐड होगा। तो अब किसी नेगेटिव चार्ज का कुछ पार्ट ऐड होगा तो हम लोग उसको डेल्टा से डिनोट कर सकते हैं। सुना होगा कैपिटल डेल्टा का मतलब लार्जर वैल्यू, स्मॉल डेल्टा का मतलब छोटा वैल्यू लेके चलते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन का कुछ पार्ट आया फ्लोरीन की तरफ, तो फ्लोरीन वाले पार्ट के ऊपर हम लोग आराम से डेल्टा माइनस मेंशन करते हुए चल सकते हैं। तो सेम चीज H प्लस के ऊपर भी अप्लाई होगा, मतलब H के ऊपर कि अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया बट कंप्लीटली लूज नहीं किया, उसका कुछ पार्ट लूज किया। अगर कुछ पार्ट लूज किया तो इस केस में आराम से डेल्टा प्लस मेंशन करके चल सकते हैं। तो नॉर्मली जो एक मॉलिक्यूल था अपने पास, ये मॉलिक्यूल वाले पार्ट में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस होने की वजह से हाइड्रोजन के ऊपर डेल्टा प्लस चार्ज डेवलप हुआ, और एग्जैक्टली उस बॉन्ड के अंदर फ्लोरीन के ऊपर सेम अमाउंट में डेल्टा माइनस चार्ज डेवलप हो गया। तो देख के मालूम पड़ रहा है कि दो चार्ज डेवलप हुए, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज डेवलप हुए, और दोनों एक सर्टेन डिस्टेंस से सेपरेटेड है। तो अगर दोनों एक सर्टेन डिस्टेंस से सेपरेटेड, इसका मतलब एक डाइपोल वाले पार्ट का फॉर्मेशन हो गया। और अगर डाइपोल का फॉर्मेशन हो गया, इसका मतलब इसका डाइपोल मोमेंट भी हम लोग आराम से कंसिडर कर सकते हैं। जो चार्ज वाला पार्ट है उसका मैग्नीट्यूड लेना है, तो डेल्टा माइनस लो या डेल्टा प्लस लो, मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, कोई मतलब नहीं होगा। उसके अलावा इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस वाला पार्ट बेसिकली दो एटम्स का डिस्टेंस है। उसी चीज़ को हम लोग बॉन्ड लेंथ भी बोला कर रहे थे। तो हम लोग का डेल्टा माइनस इंटू बॉन्ड लेंथ, इसी पार्टिकुलर पार्ट पे हम लोग को कैलकुलेशन करना है, जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में कैलकुलेशन के फॉर्म में डिस्कस किया करेंगे। बट अभी के लिए दो एटम्स जो कोवेलेंट बॉन्ड बना रखे थे, उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस होने की वजह से हम लोग का एक डाइपोल क्रिएट हो गया, और डाइपोल जब क्रिएट हुआ तो हम लोग डाइपोल मोमेंट भी आराम से कंसिडर कर सकते हैं।
नॉर्मली हम लोग जब फिजिक्स की बात करते हैं तो फिजिक्स वाले पार्ट में हम लोग का जो डाइपोल होता है उसका डायरेक्शन माइनस से प्लस की तरफ लिया जाता है, लेकिन केमिस्ट्री में ये कन्वेंशन ध्यान मत रखना, प्लस से माइनस की माइनस से प्लस, उतना कंफ्यूज मत करना। सिंपली जो एलिमेंट ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा बस उसके डायरेक्शन में डाइपोल क्रिएट कर लेना। मतलब जो डाइपोल है वो डाइपोल वाला पार्ट जो क्रिएट होगा वो हमेशा टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो दूसरे को अपने तरफ खींचने की कोशिश करेगा। डाइपोल का डायरेक्शन हम लोग हमेशा वही मेंशन करते हुए करेंगे। तो जब भी कभी दो बॉन्ड्स होंगे अपने पास, जैसे जब भी कभी दो एटम्स कंबाइन करके कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे तो ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा उसमें चार्ज डेवलप होगा ही होगा, हमेशा ही डेवलप होगा, इन जनरल हमेशा ही डेवलप होगा। तो हमेशा उसमें चार्ज डेवलप होगा ही होगा जिसकी वजह से एक डायपोल क्रिएट होगा ही होगा। मतलब कंपाउंड के अंदर एक आयन टाइप का फॉर्मेशन हो रहा है। तो जब हम लोग शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते थे तो कोवेलेंट बॉन्ड, जब आयंस का इंट्रैक्शन बोलते थे तो आयनिक बॉन्ड। तो यहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हुआ बट चार्ज भी डेवलप हो गया, इसका मतलब कुछ ना कुछ आयनिक इंट्रैक्शन भी होगा। तो इस आयनिक इंट्रैक्शन की वजह से कोवेलेंट मॉलिक्यूल के अंदर आयनिक कैरेक्टर फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। इस एक चीज का थोड़ा हम लोग को ध्यान रखना होता है। मतलब हमेशा इन जनरल, जैसे ऐसा केस एक हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी है कि मान लो हम लोग कार्बन कार्बन के बॉन्ड की बात करें, केवल कार्बन कार्बन, या फिर कार्बन कार्बन नहीं, ज़्यादा सिंपल है, मान लो O2 लेते हैं। तो अब दोनों अगर ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन वाले पार्ट में दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है, दोनों इक्वली इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करके बीच में रखेगा, तो यहाँ पे कोई चार्ज डेवलप नहीं होगा, मतलब यहाँ डाइपोल डेवलप नहीं हो रहा। तो ये 100% कोवेलेंट हो सकता है। लेकिन जब भी कभी दो अलग अलग एटम्स होंगे, मतलब हेट्रो एटम्स होंगे, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन जनरल अलग होगा ही होगा। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग हो गया तो डेफिनेटली वहाँ पे कुछ ना कुछ चार्ज डेवलप होगा, और अगर चार्ज डेवलप होगा तो डाइपोल डेवलप होगा ही होगा। मतलब कंपाउंड के अंदर कुछ न कुछ आयोनिक कैरेक्टर जैसा चीज आएगा ही आएगा, ये बिल्कुल फिक्स्ड है, ये हम लोग को ध्यान रखना होता है। तो जैसे एक छोटा सा पार्ट ये था कि हम लोग डाइपोल वाले पार्ट को एक वेक्टर क्वांटिटी बोल रहे थे। तो अगर डाइपोल एक वेक्टर क्वांटिटी है इसका मतलब हम लोग सारे के सारे डाइपोल्स को ऐड करके, मतलब वेक्टरली ऐड करके हम लोग नेट डाइपोल मोमेंट निकाल सकते हैं, पहला चीज। दूसरा, अभी ये कंसिडरेशन लिया कि हम लोग जब भी कभी दो मॉलिक्यूल्स को, सॉरी एक मॉलिक्यूल के दो एटम्स को आपस में कंसिडर करते हैं तो जो एटम ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसके डायरेक्शन में हम लोग डाइपोल का डायरेक्शन कंसिडर करके चलते हैं। तो जैसे अगर एक मॉलिक्यूल के अंदर दो से ज़्यादा बॉन्ड्स होंगे, तो जब दो या दो से ज़्यादा बॉन्ड्स होंगे तो हम लोग सारे बॉन्ड्स के इंडिविजुअल डाइपोल्स को ऐड अप करके, वेक्टर एडिशन होना चाहिए, वेक्टर एडिशन करके हम लोग हमेशा कंपाउंड के नेट डाइपोल वाले पार्ट को कंपेयर करना शुरू करते हैं। जैसे मान लो कि ऐसा कंसिडर करें अगर हम लोग CO2 मॉलिक्यूल है, तो CO2 मॉलिक्यूल का मतलब हो गया कि हम लोग को इसका शेप ध्यान रखते हुए काम करना होगा। इसके केवल लेविस स्ट्रक्चर से मतलब नहीं है, क्योंकि वेक्टर एडिशन करना है इसका मतलब हम लोग को 3 डायमेंशन में काम करना है। तो जैसे CO2 वाला पार्ट दे रखा, तो इसका जो शेप है क्या निकल के आना चाहिए, शेप सोच के देखो एक बार, Linear. लीनियर। sp हाइब्रिडाइजेशन है, लीनियर शेप निकल के आएगा। और अगर लीनियर शेप निकल के आया इसका मतलब है कि स्ट्रेट लाइन में ये चीज़ें रहेंगी, ठीक है। उसके बाद कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसका मतलब कार्बन वाले पार्ट से ऑक्सीजन के डायरेक्शन में डाइपोल का फॉर्मेशन आराम से कर सकते हैं, ऐसा लिया जा सकता है। सिमिलर टाइप से दूसरे साइड में भी ऑक्सीजन वाला पार्ट ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसका मतलब ये है कि हम लोग दूसरे वाले साइड में भी आराम से एक डाइपोल वाले पार्ट का फॉर्मेशन कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं। तो दोनों डायरेक्शन में एक डाइपोल का फॉर्मेशन हो गया, और दोनों डायरेक्शन में एग्जैक्टली सेम बॉन्ड था, कार्बन के साथ ऑक्सीजन, कार्बन के साथ ऑक्सीजन, तो सेम बॉन्ड है, सेम एटम्स है, इसका मतलब जो चार्ज का डेवलपमेंट होगा वो भी सेम होगा, जो डिस्टेंस होगा वो भी एग्जैक्टली सेम होगा। मतलब जितना डाइपोल एक साइड में है उतना ही डाइपोल दूसरे साइड में है। तो अगर एक डाइपोल राइट साइड में है और दूसरा डाइपोल वाला पार्ट लेफ्ट साइड में है एग्जैक्टली, और सेम मैग्नीट्यूड के साथ, मतलब दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा। अगर दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा मतलब नेट डाइपोल मोमेंट वाला पार्ट आराम से 0 के बराबर कंसिडर कर सकते हैं। तो जब भी कभी एक मॉलिक्यूल के डाइपोल को कंसिडर करना शुरू करेंगे, हम लोग नेट डाइपोल को कंसिडर करना शुरू करेंगे, तब उस केस में हम लोग उस मॉलिक्यूल के अंदर के सारे बॉन्ड्स के ये सारे बॉन्ड्स के इंडिविजुअल डाइपोल्स वाले पार्ट का वेक्टर एडिशन करते हैं, और उसके बेसिस पे नेट डाइपोल मोमेंट निकाल के आते हैं, और वहाँ से मॉलिक्यूल के डाइपोल मोमेंट वाले पार्ट को कंपेयर किया करते हैं।
जिसमें कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स है जिनका ध्यान रखना होता है। थ्योरेटिकल पॉइंट्स में जैसे एक पॉइंट ये है, मतलब इसमें एक्चुअल में ये तो पार्ट बहुत ही सिंपल सा वेक्टर एडिशन है, बेसिकली फोर्स का काम कर रहे हैं हम लोग। थ्योरेटिकल पॉइंट जो हम लोग को ध्यान रखना होता है उसमें एक ये चीज है, अगर डाइपोल मोमेंट 0 हो गया तो इस चीज में कोई भी चार्ज डेवलप नहीं है, तो इसका मतलब हम लोग आराम से मॉलिक्यूल को नॉन पोलर मॉलिक्यूल बोल सकते हैं। वैसे एक थोड़ा एब्सर्ड कंसेप्ट है, चार्ज तो डेवलप्ड है यहाँ पे डेल्टा माइनस डेवलप्ड है, यहाँ वाले पार्ट में डेल्टा माइनस डेवलप्ड है, और यहाँ पे 2 डेल्टा प्लस डेवलप्ड है। सवाल को ये बोल सकता है कि सर यहाँ तो 2 डेल्टा प्लस डेवलप्ड है जबकि यहाँ डेल्टा माइनस है, तो डाइपोल कैसे हुआ? बट एक्चुअल में 2 डेल्टा प्लस डेवलप्ड तो था, लेकिन एक तरफ से डेल्टा प्लस था और दूसरी तरफ से डेल्टा प्लस था, तो ये अलग डाइपोल हो गया, ये अलग डाइपोल हो गया, हम लोग ऐसा कंसिडर करके चल रहा है। तो चार्ज तो डेवलप है, लेकिन फिर भी नेट डाइपोल मोमेंट जो है अगर वो 0 है, तब उस केस में फिर हम लोग आराम से मॉलिक्यूल को नॉन पोलर बोल रहे हैं। इस चीज का ध्यान रखना है। हो सकता है कि मॉलिक्यूल नॉन पोलर हो बट उसके अंदर अलग अलग पोलर बॉन्ड्स हो, ये पॉसिबिलिटी है। जैसे ऊपर वाले ही केस में था CO2 में कि 2 बॉन्ड्स है जो पोलर है, लेकिन नेट डाइपोल मोमेंट वेक्टर एडिशन के बेसिस पे 0 हो गया, तो इसलिए मॉलिक्यूल को नॉन पोलर बोल सकते हैं। सेकेंड केस, अगर हम लोग नेट डाइपोल मोमेंट वाले पार्ट को नॉन जीरो रखते हैं, तो नॉन जीरो वाले पार्ट का मतलब हम लोग पोलर मॉलिक्यूल बोल सकते हैं। तो जैसे जो 2-3 बार वर्ड यूज कर रहे थे हम लोग कि पोलर सॉल्वेंट होगा, तो पोलर सॉल्वेंट मतलब जिसका डाइपोल मोमेंट वाला पार्ट नॉन जीरो है, उसको हम लोग पोलर सॉल्वेंट्स, या उससे एसोसिएटेड जो सॉल्वेंट, जिस मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट वाला पार्ट नॉन जीरो है, उससे एसोसिएटेड सॉल्वेंट्स वाले पार्ट को हम लोग आराम से पोलर सॉल्वेंट बोल सकते हैं। ये 2 पार्ट जिसका ध्यान रखना है, पहला चीज। उसके बाद ये कंसिडरेशन लेकर के चल सकते हैं हम लोग, जैसे लोन पेयर का भी पोलैरिटी होता है, तो इसमें ऐसा कंसिडर करते हुए करना काम, लोन पेयर ऑल्सो इंड्यूसेस पोलैरिटी इन द मॉलिक्यूल। और एक छोटा सा इसमें कंसिडरेशन लेके चलना है, ऑलवेज कंसिडर, ये कन्वेंशन क्यों माना जाता है इसका बहुत ज़्यादा लॉजिक है नहीं मेरे पास, एनसीईआरटी में दे रखा है, इसलिए मैं हमको एक्चुअल में इसका लॉजिक नहीं समझ में आता, बट ठीक है, जो दे रखा हम उसको बस फॉलो करते हुए चलते हैं। हमेशा लोन पेयर के डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट कंसिडर करना होता है, तो लोन पेयर जो है वो भी पोलैरिटी इंड्यूस करता है मॉलिक्यूल के अंदर। ऑलवेज कंसिडर द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट म्यू towards the lone pair या फिर in the direction of the lone pair from the central atom। सेंट्रल एटम के तरफ से लोन पेयर का जो डायरेक्शन है, हमेशा उस डायरेक्शन में ही हम लोग मॉलिक्यूल के पोलैरिटी वाले पार्ट को कंसिडर करते हुए काम करेंगे। एक ये पॉइंट है जिसका हम लोग को हमेशा ध्यान रखते हुए काम करना होता है। तो एक तो लोन पेयर का पॉइंट है जो ध्यान रखते हुए काम करना है। दूसरा, ये पॉइंट तो हम लोग वर्बली डिस्कस कर सकते हैं। अगर एक कंपाउंड नॉन पोलर है, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि उसके अंदर के सारे बॉन्ड्स नॉन पोलर हैं। कंपाउंड का नेट पोलैरिटी जब 0 होता है तो उसमें कुछ कुछ कैंसल आउट भी हो सकती है चीजें। हो सकता है कि नेट डाइपोल मोमेंट 0 ही हो, कहीं कोई डाइपोल ना हो, या फिर हो सकता है कि कंपाउंड के अंदर कुछ पार्ट जो है उसमें डेफिनेटली डाइपोल हो, जो कि एक दूसरे को रिजल्टेंटली कैंसल आउट करते चले जा रहे थे। तो इसलिए नॉन पोलर मॉलिक्यूल कैन ऑल्सो हैव पोलर बॉन्ड्स, ऐसा बोलते हुए काम कर सकते हैं। और अगर पोलर मॉलिक्यूल है तो पोलर मॉलिक्यूल में तो पोलर बॉन्ड होगा ही होगा, बिल्कुल फिक्स है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा एक छोटा सा पार्ट हम लोग ऐसा कंसिडर कर सकते हैं पॉइंट में, रेगुलर सर पोलर बॉन्ड और पोलर मॉलिक्यूल कैसे रिलेटेड है? क्या क्या पोलर बॉन्ड और पोलर मॉलिक्यूल कैसे रिलेटेड है? पोलर बॉन्ड और पोलर मॉलिक्यूल का मतलब जैसे ऊपर दे रखे, मान लो ये केस है CO2, तो ये जो कार्बन ऑक्सीजन है, ये कार्बन ऑक्सीजन का अगर बॉन्ड ले हम लोग तो अलग अलग एटम्स है, इसका मतलब पोलैरिटी होगा, अलग अलग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा, तो पोलर बॉन्ड बन गया। बट मॉलिक्यूल जो है, उस मॉलिक्यूल का नेट डाइपोल मोमेंट कितना निकल के आया था? 0। इसका मतलब मॉलिक्यूल नॉन पोलर है। अगर मॉलिक्यूल का नेट डाइपोल मोमेंट कुछ निकल के आता, अभी और एग्जांपल्स करेंगे नीचे हम लोग, अगर मॉलिक्यूल का कुछ नेट डाइपोल मोमेंट निकल के आता, इसका मतलब मॉलिक्यूल वाला पार्ट भी पोलर होता। तो बॉन्ड्स पोलर है, इसका मतलब इस एटम के अंदर या इस मॉलिक्यूल के अंदर अलग अलग साइड के जो बॉन्ड्स है उसकी बात कर रहा है। तो पहला साइड पोलर था, दूसरा वाला साइड भी पोलर था।
लेकिन इसके अलावा नेट डाइपोल मोमेंट 0 आया था, तो मॉलिक्यूल का नेट पोलैरिटी 0 हो गया था। अगर मॉलिक्यूल का नेट पोलैरिटी 0 हो गया तो हम लोग उसको नॉन पोलर मॉलिक्यूल बोल रहे थे। अगर मॉलिक्यूल का नेट पोलैरिटी 0 नहीं होता तो उस चीज को हम लोग पोलर मॉलिक्यूल बोलते हुए काम कर सकते थे। एक छोटा सा पार्ट ध्यान रखना है और रेगुलर ज्योमेट्री, रेगुलर ज्योमेट्री का मतलब एक्सप्लेन कर देते हैं। स्ट्रक्चर्स विद नो लोन पेयर, कोई भी लोन पेयर नहीं होना चाहिए, एंड ऑल द एटम्स मस्ट बी सेम। ऐसा इसलिए मेंशन कर रहे हैं क्योंकि हम लोग बॉन्ड एंगल पढ़ चुके हैं। जैसे टेट्राहेड्रल का बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट्स, तो अगर हम लोग नाइट्रोजन का एक लोन पेयर रखें तो बॉन्ड एंगल चेंज होगा। इनफैक्ट जैसे मान लो कि अगर हम लोग के पास CH4 है, तो CH4 में सारे के सारे बॉन्ड्स एग्जैक्टली सेम है, तो बॉन्ड एंगल एग्जैक्टली सेम आएगा, मतलब 109 डिग्री 28 मिनट्स निकल के आएगा। बट अगर मान लो इसी में हम लोग CH3Cl लेते हैं, तो कार्बन के ऊपर एक Cl हो गया और उसके अलावा 3H वाला पार्ट हो गया, तो क्लोरीन, सॉरी कार्बन के ऊपर एक क्लोरीन, हाँ ठीक है क्लोरीन हो गया और 3 हाइड्रोजन। तो क्लोरीन बड़ा एटम है, अगर बड़ा एटम है तो ज़्यादा रिपल्शन देगा। अगर ज़्यादा रिपल्शन देगा तो डेफिनेटली यहाँ का जो बॉन्ड एंगल है ये थोड़ा हाइयर निकल के आएगा, जबकि बाकी सारे बॉन्ड एंगल थोड़े कम हो जाएंगे। कम हो जाने का मतलब 109 से कम हो जाएंगे और यहाँ पे बॉन्ड एंगल 109 से थोड़ा ज़्यादा निकल के आएगा। तो रेगुलर ज्योमेट्री का मतलब एग्जैक्टली जो आइडियल एंगल होना चाहिए उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। जैसा आइडियल एंगल होना चाहिए, अगर एग्जैक्टली वही चीज आया तब जाके हम लोग रेगुलर ज्योमेट्री बोलते हैं, जिसके लिए लोन पेयर होना बिल्कुल खराब बात है और उसके अलावा सारे एटम सेम होना जरूरी चीज है। मतलब एक भी लोन पेयर नहीं होना चाहिए, स्ट्रक्चर विद नो लोन थोड़ा सा पेयर। ऊपर कीजिए ना, क्या हो गया? थोड़ा और ऊपर। नोट करने की जरूरत नहीं है इस चीज को, अभी चल दो सेकंड। नोट करने दे देंगे, ठीक है। रेगुलर ज्योमेट्री जब बोले तो ठीक है, स्ट्रक्चर कर विद कोई लीजिए। लोन पेयर नहीं होना चाहिए और दूसरा सारे एटम सेम होने चाहिए। तो अगर ये कंडीशन हुआ तो उस केस में आराम से बोल सकते हैं विल हैव जीरो डाइपोल मोमेंट, या ऐसा डायरेक्टली मेंशन कर सकते हैं। मतलब जब भी कभी रेगुलर ज्योमेट्री होगा तो उस केस में जो डाइपोल मोमेंट है वो हमेशा जीरो ही निकल के आएगा, क्योंकि रेगुलर ज्योमेट्री का मतलब है रिपल्शंस का फैक्टर एक दूसरे को एडजस्ट किया था। इसका मतलब जो भी डाइपोल मोमेंट्स क्रिएट होंगे वो सारे के सारे भी एक दूसरे को कैंसल आउट करके हमेशा नेट डाइपोल मोमेंट जीरो ही करेंगे, ये बिल्कुल फिक्स है। तो सीधा ये बोल सकते हैं हम लोग, रेगुलर ज्योमेट्री अगर होगा तो उस केस में डाइपोल मोमेंट हमेशा जीरो होगा, और अगर डाइपोल मोमेंट हमेशा जीरो होगा इसका मतलब हमेशा हम लोग ऐसा मेंशन कर सकते हैं मॉलिक्यूल वाला पार्ट नॉन पोलर नेचर का निकल के आएगा। तो ये 2-3 पॉइंट जो कुछ है इनका थोड़ा ध्यान रखना होगा, जिसमें एक पॉइंट ये, कंपाउंड अगर नेट पोलैरिटी 0 रखता है मतलब नॉन पोलर मॉलिक्यूल, अगर नेट पोलैरिटी कुछ रखता है तो पोलर मॉलिक्यूल, ऐसा कंसिडर कर सकते हैं। दूसरा, लोन पेयर में इंडक्शन होता ही होता है हम लोगों के, ये क्या बोलते हैं, लोन पेयर वाले पार्ट में हमेशा हम लोगों के पोलैरिटी वाले पार्ट का इंडक्शन होता है, और हमेशा लोन पेयर के डायरेक्शन में हम लोग को पोलैरिटी कंसिडर करना होता है। और तीसरा, अगर रेगुलर ज्योमेट्री रहा तब उस केस में सीधा हम लोग का डाइपोल मोमेंट हम लोग जीरो मेंशन कर सकते हैं, मतलब मॉलिक्यूल वाला पार्ट आराम से नॉन पोलर कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं। कुछ तो इसमें एग्जांपल्स हम लोग को याद रखना पड़ेगा। प्रॉब्लम यह है कि जैसे मोस्टली हम लोगों के मॉलिक्यूल 3 डायमेंशन में होते हैं, तो जैसे मान लो कि ऐसा दे रखा सवाल, कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन और एक क्लोरीन है, और कार्बन के साथ हम लोग के पास 1 हाइड्रोजन और 3 क्लोरीन है, तो इसमें क्या करें? तो जैसे मान लो ऐसा दे रखा है कि कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन और एक क्लोरीन है, तो इसमें ऐसा कंसिडरेशन लेके चल सकते थे हम लोग मॉलिक्यूल वाले पार्ट में, 3 हाइड्रोजन और एक क्लोरीन है, ये कंसिडरेशन लेके चल सकते थे डायग्राम का। और उसके बाद दूसरे वाले केस में हम लोग के पास 1 हाइड्रोजन और 3 क्लोरीन है, तो दूसरे वाले केस में भी ऐसा कुछ कंसिडरेशन लेके चल सकते थे। अब जैसे बोला इसमें डाइपोल मोमेंट कंपेयर करो, तो कैसे कंपेयर कर सकते हैं? तो कंपैरिजन करते वक्त जैसे कार्बन देखा, क्लोरीन देखा, कार्बन और क्लोरीन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है? तो मालूम है क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसका मतलब क्लोरीन वाला पार्ट के डायरेक्शन में एक डाइपोल बना देंगे, ठीक है। कार्बन हाइड्रोजन को जब कंसिडर करें
तो इस केस में हाइड्रोजन वाला पार्ट लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो कार्बन के डायरेक्शन में एक डायपोल बनाएंगे। सिमिलर टाइप से दूसरे वाले केस में भी कार्बन के डायरेक्शन में डायपोल बनाएंगे, तीसरे वाले केस में भी कार्बन के डायरेक्शन में डायपोल बनाएंगे। तो अगर ढंग से देखो तो हम लोग तो 2 डायमेंशन में बात कर रहे हैं, लेकिन ये मॉलिक्यूल वाला पार्ट एक्चुअल में 3 डायमेंशन में है। तो 3 डायमेंशन में होने का मतलब ऐसा कुछ कंसिडरेशन है अपने पास कि बेसिकली हम लोग को ऊपर से देखने पे एक ट्रायंगल जैसा दिखेगा, और एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, सारा का सारा पार्ट सेंटर की तरफ अलाइंड है। तो इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो तो कैंसिल आउट होगा, लेकिन एक पार्ट ऊपर के डायरेक्शन में, दूसरा वाला बॉन्ड का डायरेक्शन भी ऊपर, तीसरे वाले बॉन्ड का डायरेक्शन भी ऊपर, मतलब ये तीनों के तीनों पार्ट एड अप होंगे और एड अप होके नेट डायरेक्शन ऊपर बनाएंगे। साथ ही साथ ये जो कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड है ये पार्ट भी और एड अप होके ऊपर के डायरेक्शन में जाएगा, मतलब नेट डायपोल मोमेंट वाला पार्ट हम लोग आराम से ऊपर के डायरेक्शन में ले सकते थे। मान लो सेकेंड वाले मॉलिक्यूल की बात करते हैं, तो सेकेंड वाले मॉलिक्यूल में क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसका मतलब अपने तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो डायपोल भी अपने तरफ रखेगा, दूसरा वाला भी अपने तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, डायपोल अपने तरफ रखेगा, तीसरा भी अपने तरफ इलेक्ट्रॉन खींच के अपने तरफ डायपोल रखेगा। और कार्बन हाइड्रोजन में सारा का सारा पार्ट हाइड्रोजन की तरफ से कार्बन की तरफ आएगा। अब यहाँ पे क्या है, तो इस केस में 3 पॉसिबिलिटीज ये है कि हम लोग के पास एक ट्रायंगल जैसा पार्ट दे रखा, क्लोरीन वाला पार्ट अपने तरफ इलेक्ट्रॉन खींच रहा, अपने तरफ डायपोल बनाएगा, दूसरा भी अपने तरफ और तीसरा भी अपने तरफ डायपोल बनाएगा। तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है अभी भी बराबर है, तीनों क्लोरीन है, तीनों का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, तीनों कैंसिल आउट होगा। लेकिन जो वर्टिकल कंपोनेंट है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मतलब नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तीसरा भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो इसका मतलब ये है कि ये तीनों के तीनों नीचे के डायरेक्शन में एडअप होंगे और हाइड्रोजन भी एडअप हो रहा। तो जब ये दोनों एड अप होगा, क्योंकि एग्जैक्टली सेम डायरेक्शन में दिख रहा, 0 डिग्री एंगल है तो डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, तो जब दोनों एड अप होगा तो नेट डायपोल डेफिनेटली ज़्यादा होगा। अब प्रॉब्लम यह है कि इधर का डायपोल ज़्यादा है, मतलब पहले वाले केस में डायपोल ज़्यादा है कि दूसरे वाले केस में डायपोल ज़्यादा है, ये कैसे कंपेयर करेंगे। इसके लिए हम लोग को 3 डायमेंशनल एंगल चाहिए, इसके लिए हम लोग को 3 डायमेंशन का कैलकुलेशन चाहिए, 2 डायमेंशन से भी काम नहीं चल रहा। पहले हम लोग इन दोनों का कैलकुलेशन किए, फिर उसके बाद इन दोनों का कैलकुलेशन, या फिर इन दोनों का जो रिजल्टेंट आया उसके साथ हम लोग इस वाले पार्ट का कैलकुलेशन किए, फिर उसके बाद ऊपर वाले का फिर से कैलकुलेशन किए, मतलब हम लोग को मल्टीपल डायरेक्शन से कैलकुलेशन करना पड़ रहा है। तो ये चीज़ हम लोग डायरेक्टली नहीं कर सकते। बोलने के लिए आसान है कि नेट डायपोल मोमेंट वाला पार्ट यहाँ से देख सकते हैं, लेकिन कंपैरिजन कैसे करें भाई, इसमें तो पॉसिबिलिटी नहीं है। जैसे लॉजिकली अभी बात किए थे तो दिखा था तीनों हाइड्रोजन ऊपर के डायरेक्शन में एडअप किया वेक्टर डायपोल मोमेंट वाला पार्ट, और क्लोरीन भी ऊपर खींचा, मतलब नेट डायपोल मोमेंट सब ऐड होकर ऊपर के डायरेक्शन में आया। जबकि सेकेंड वाले केस में तीनों क्लोरीन इलेक्ट्रॉन्स को नीचे के डायरेक्शन में खींचा, मतलब तीनों डायपोल का डायरेक्शन नीचे रहा, हाइड्रोजन भी नीचे रहा, एडअप होके फिर से सब कुछ बढ़ गया। तो किसका एडिशन ज़्यादा डोमिनेंट है कैसे बता सकते हैं, तो ये कंपैरिजन कर पाना पॉसिबल नहीं है जो 3 डायमेंशन में होगा, लेकिन 2 डायमेंशन में कैलकुलेशन कर पाना इजी काम होगा। जैसे मान लो ऐसा केस अगर लेकर के चले हम लोग, ये कंपाउंड अगर दे रखा, क्या मॉलिक्यूल लेके चले भाई, हाँ चलो ठीक है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन ही लेके चलते हैं। मान लो ये दोनों कंपाउंड्स लेके चलते हैं, तो इन दोनों कंपाउंड्स वाले पार्ट में कंपैरिजन करना आसान है। कैसे आसान है, तो पहला चीज़ कार्बन में और क्लोरीन वाले पार्ट में, जैसे हाइड्रोजन को कंसिडर मत करना, हाइड्रोजन वाले पार्ट में बॉन्ड डिस्टेंस बहुत कम होता है तो डायपोल मोमेंट काफ़ी कम निकल के आता है, वो अपने लिए बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं रह पाता। कार्बन और क्लोरीन को कंसिडर करें तो क्लोरीन वाला पार्ट ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, क्लोरीन वाला पार्ट फिर से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो दोनों पार्ट को जब ऐड करेंगे तो इस केस में इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा, इसका एक वर्टिकल कंपोनेंट आएगा, दूसरे वाले पार्ट में भी एक वर्टिकल कंपोनेंट आएगा, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। क्योंकि सेम एटम्स हैं, मतलब सेम डायपोल होगा तो सेम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, कैंसिल आउट हो जाएगा। जो वर्टिकल डायरेक्शन है ये भी सेम होगा लेकिन सेम डायरेक्शन में है तो आराम से एडअप हो जाएगा, मतलब नेट डायपोल मोमेंट ऊपर के डायरेक्शन में कंसिडर कर सकते हैं। जबकि सेकंड वाले केस को कंसिडर करें तो क्लोरीन वाला पार्ट ऊपर खींचेगा, दूसरा क्लोरीन नीचे खींचेगा, और दोनों बराबर है, बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में दिख रहा, मतलब एक पार्ट दूसरे को कैंसिल आउट करेगा, तो जो नेट डायपोल मोमेंट है वो 0 के बराबर निकल के आएगा। कौन सी डायपोल टेक्निक है? क्या
सर कौन सा डायग्राम सही है? कौन सा डायग्राम सही है इन दोनों में? यस सर। दोनों डायग्राम सही है। क्लास 10th के चैप्टर नंबर 4 में एक टॉपिक पढ़ा था, आइसोमरिज्म। आइसोमर। ये दोनों एक दूसरे का आइसोमर है और दोनों को एक दूसरे का ज्योमेट्रिकल आइसोमर बोलते हैं हम लोग। तो दोनों डायग्राम सही है एक्चुअल में। एक को हम लोग सिस स्ट्रक्चर बोलते हैं और दूसरे वाले पार्ट को हम लोग ट्रांस स्ट्रक्चर बोलते हैं। जब सेम टाइप के एटम का डिस्टेंस मैक्सिमम हो गया तब उस केस में ट्रांस स्ट्रक्चर, जब डिस्टेंस कम हो गया तब उस केस में सिस स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो इस केस में दोनों डायग्राम सही है, दोनों स्ट्रक्चर्स एक दूसरे के आइसोमर्स कहलाएंगे, क्योंकि हम लोग दोनों के स्ट्रक्चर्स में कुछ वेरिएशन किए हैं तो प्रॉपर्टी में वेरिएशन आएगा ही आएगा। खैर, तो इस केस में जो पहला स्ट्रक्चर है उसमें कुछ डाइपोल मोमेंट रहा, जबकि दूसरे में डाइपोल मोमेंट 0 हो गया। कभी भी डाइपोल मोमेंट नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू चार्ज का मैग्नीट्यूड इनटू डिस्टेंस। डिस्टेंस नेगेटिव हो नहीं सकता और मैग्नीट्यूड नेगेटिव हो नहीं सकता, तो डाइपोल मोमेंट मिनिमम वैल्यू 0 रख सकता है। तो इस केस में, इस तरह के केसेस में कंपैरिजन करना आसान है, जहाँ पे 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, जहाँ पे चीजें आराम से रिलेट कर पा रहे हैं, चीजें सोच पा रहे हैं। तो पहले वाले केस में डाइपोल्स का कुछ एडिशन होके नेट क्वांटिटी ऊपर के डायरेक्शन में आ जाए, जबकि दूसरे में चीजें कैंसल आउट हो गई, नेट डाइपोलमेंट 0 निकल के आया। तो आराम से पोलैरिटी वाले पार्ट में 1 ग्रेटर देन 2 हो जाएगा। पोलैरिटी हम लोग कंपैरिजन करते हुए काम कर सकते हैं। और जब भी कभी एक गिवन कंपाउंड वाले पार्ट में पोलैरिटी कंपेयर करना है तो उस केस में हमेशा जरूरी नहीं है कि हम लोग कंपैरिजन कर ही पाए। इस तरह का केस होगा तो कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे। कुछ कुछ फैक्ट्स याद रखने हैं अपने को, कुछ कुछ फैक्ट्स के बेसिस पे हम लोग काम करेंगे, उन फैक्ट्स को याद रखना ही रखना है। बट इन जनरल हम लोग कंपैरिजन करते चलेंगे। सवाल में फैक्ट के ऊपर सवाल केवल 3 दे रखा होगा, वो 3 फैक्ट्स अपने को याद रखने हैं। जैसे एक ये फैक्ट दे रखा कि NH3 का जो डाइपोल मोमेंट वाला पार्ट है ये हाइयर होता है एज कम्पेयर टू NF3। क्यों होता है इस फैक्ट को आगे डिस्कस करेंगे, ये पहला फैक्ट याद रखना है। दूसरा फैक्ट, जब हम लोग ऐसा कंसिडरेशन लेकर के चले कि जैसे HF है, HCl है, HBr है और HI है, तो इस केस में डाइपोल मोमेंट का डाइपोल मोमेंट वाले पार्ट का जो ऑर्डर होगा, HF में सबसे ज़्यादा होगा, फिर HBr में, फिर HCl में, HBr में और HI में। इन जनरल हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के फैक्टर को डोमिनेटिंग मानते हैं। जहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है वो ज़्यादा चार्ज डेवलप कराएगा, और अगर ज़्यादा चार्ज डेवलप कराएगा तो डाइपोल मोमेंट हाइयर होगा। तो इसीलिए HF में फ्लोरीन ज़्यादा चार्ज डेवलप कराएगा, फिर क्लोरीन थोड़ा कम चार्ज, ब्रोमीन और कम चार्ज और आयोडीन और भी कम चार्ज डेवलप कराएगा। तो इस केस में हम लोग का जो ऑर्डर है उस केस में HF, HCl, HBr और HI के बराबर निकल के आना चाहिए। लेकिन एक ये ऑर्डर है जिसको ध्यान रखना होता है। अगर हम लोग के पास CH3F दे रखा, CH3Cl दे रखा, CH3Br दे रखा और CH3I दे रखा, तो इस केस में जो ऑर्डर है उसमें CH3F होना चाहिए था, क्योंकि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन एक्चुअल में CH3Cl का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे हाई आता है, फिर उसके बाद CH3F, CH3Br और फिर सबसे लास्ट में CH3I होता है। क्यों होता है इस ऑर्डर वाले पार्ट पे हम लोग आएंगे डिस्कशन में। अभी के लिए जैसे एक ये ऑर्डर है, ये थोड़ा हम लोग को ध्यान रखना होता है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाला ऑर्डर आ गया। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाला ऑर्डर, हाँ बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर, लेकिन इधर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जैसा कोई चीज नहीं है। जैसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब क्या था? इलेक्ट्रॉन मतलब कि कौन सा उसको आसानी से एक्सेप्ट कर सकता है, उसको उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगा। इलेक्ट्रॉन ऐड करने पे जो एनर्जी रिलीज होता है उसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं। बेसिकली वो एनर्जी है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कोई उसको तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं ना। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी एनर्जी ही है। आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो एफिनिटी भी एक्चुअल में एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी। जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो पुल करने की टेंडेंसी है, वो एनर्जी नहीं है, वो इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी है। बट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्या डेफिनेशन था? इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एडेड। तो जैसे उस टाइम पे मेंशन भी किया था, एक इलेक्ट्रॉन को जब ऐड करते हैं तो जितना एनर्जी रिलीज होता है दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। बट ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा एनर्जी रिलीज ही होता है। जैसे अगर हम लोग मान लो कि मेटल्स की बात करते हैं, तो मेटल्स वाले पार्ट में इलेक्ट्रॉन ऐड करने से एनर्जी रिलीज नहीं होगा, एनर्जी देना पड़ जाएगा उल्टा। साथ ही साथ जैसे डेफिनेशन ऐसा बोला गया, एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करने से जितना एनर्जी रिलीज होगा दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। लेकिन ऑक्सीजन तो O2 माइनस में भी एग्जिस्ट कर सकता है, तो इसके लिए तो डेफिनेशन था नहीं।
इसीलिए इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी बोला गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जो बेसिक डेफिनेशन है, एनर्जी दैट इज रिलीज्ड व्हेन वन इलेक्ट्रॉन इज एडेड, तो हमेशा रिलीज ही नहीं हो रहा एनर्जी, तो ये डेफिनेशन ही गलत हो जा रहा है। तो इसीलिए उस चीज को चेंज करके इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी में कन्वर्ट कर दिया गया कि एक इलेक्ट्रॉन के एडिशन के टाइम पे, अब एक इलेक्ट्रॉन का एडिशन हम लोग एटम में करें या आयन में करें दिक्कत नहीं है, बट एक इलेक्ट्रॉन के एडिशन के टाइम पे जो भी एनर्जी का चेंज होगा दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन के एडिशन से एनर्जी रिलीज हो या एनर्जी गेन हो डजेंट मैटर, बट उसमें हम लोग टर्म एनर्जी वाले पार्ट को एसोसिएट कर सकते हैं, उसी चीज को इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी सेम चीज है, इलेक्ट्रॉन को ऐड करने से जो एनर्जी लिबरेट होता है दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। टेंडेंसी नहीं है यहाँ पे एडिशन का, हाँ ये है कि जो ज़्यादा एनर्जी लिबरेट करेगा उसके अंदर इलेक्ट्रॉन को ऐड करने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को ऐड करने पे भी वो ज़्यादा स्टेबिलिटी वाले फॉर्म में रह पा रहा है, लेकिन है एनर्जी का टर्म। तो ऑलमोस्ट उस टाइप का ही पार्ट है यहाँ पे, लेकिन मतलब यहाँ पे ऑर्डर उसके वजह से ऐसा नहीं आ रहा। Cl वाला पार्ट पहले हो गया, फिर फ्लोरीन वाला पार्ट, उसके बाद ब्रोमीन और आयोडीन नॉर्मल है। जैसे HF HCl HBr HI में हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेके चल रहे थे, तो यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फैक्टर है, लेकिन उसके पहले में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फैक्टर नहीं है, क्योंकि डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू चार्ज इनटू डिस्टेंस होता है। तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब ज़्यादा चार्ज, और ज़्यादा चार्ज मतलब ज़्यादा डाइपोल मोमेंट। लेकिन डिस्टेंस भी तो मैटर कर सकता है, हम लोग को दोनों का मल्टीप्लिकेशन देखना है। अगर डिस्टेंस ज़्यादा हो गया तो हो सकता है कि चार्ज वाले फैक्टर पे डोमिनेट कर जाए, और यहाँ पे ये जो डिस्टेंस वाला पार्ट है वही चीज़ डोमिनेट करता है इन दोनों केसेस में। ये क्लोरीन का साइज बड़ा होने की वजह से जो डाइपोल मोमेंट में डिस्टेंस का फैक्टर है ये काफ़ी हाई हो जाता है, तो डाइपोल मोमेंट हाई निकल के आ जाता है। नहीं कंपैरिजन कर सकते, ये ऑर्डर जैसा फैक्ट है तो उसके हिसाब से ध्यान रखना होता है। इनफैक्ट जैसे ये ऑर्डर क्यों मेंशन कर रहे हैं वही बता देते हैं। ये तो केमिकल बॉन्डिंग में दे रखा सवाल, ये शायद केमिकल बॉन्डिंग में नहीं दे रखा, ये क्लास 12 के पी ब्लॉक में हेलोजन फैमिली में दे रखा है। ये जो पार्ट है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक टॉपिक है क्लास 12 का, अल्काइल हैलाइड एंड अराइल हैलाइड, मतलब क्लास 12 के सेकंड पार्ट के एनसीईआरटी का सबसे पहला टॉपिक, उसमें ये ऑर्डर दे रखा है। तो अगर ऑर्डर दे रखा है तो इसको याद रखना पड़ेगा। और इसके अलावा एक और कंपेरिजन है, जैसे CCl4 हो गया, फिर उसके बाद CHCl3 हो गया, फिर उसके बाद CH2Cl2 हो गया, और सबसे हाईएस्ट वैल्यू में CH3Cl वाला पार्ट कंसिडर कर सकते हैं। एक ये भी वैल्यू याद रखना है हम लोगों को, हम लोग इस तरह के ऑर्डर वाले पार्ट का थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखना है, जैसे हम लोग इन चार केसेस में NH3 NF3 HF HCl HBr HI CH3F CH3Cl CH3Br, इन चारों के ऑर्डर्स को याद रखेंगे। बट बाकी केसेस में नॉर्मली हम लोग रिलेटिवली कंपैरिजन करते हुए काम करते हैं। कैसे कंपेयर कर सकते हैं, तो हमेशा कंपैरिजन करते वक्त मॉलिक्यूल के 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को कंसिडर करना है, और उसके हिसाब से नेट डाइपोल मोमेंट कंसिडर करते हुए काम करना है, अगर हम लोग को डाइपोल मोमेंट निकालना है तो कुछ क्वेश्चंस हैं उनको सोच के देखो, फिर हम लोग इन ऑर्डर्स वाले पार्ट पे आएंगे आराम से, और इन ऑर्डर्स का कंपैरिजन क्यों ऐसा कर पा रहे हैं इसको हम लोग ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन ट्राई करके देखो पहले। उसमें क्वेश्चन में यही मेंशन करना है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज पोलर और नॉन पोलर, बस ये मेंशन करना है। ऐसा लिख देते हैं, मेंशन वेदर पोलर और नॉन पोलर। इसीलिए जो शेप वाला पार्ट हो काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है, मतलब मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री हाइब्रिडाइजेशन ये बहुत ही बेसिक पार्ट है, मतलब हर जगह यूज होगा। बैक बॉन्डिंग हो जाए तभी यूज होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के टाइम पे थोड़ा बहुत यूज होगा, डाइपोल मोमेंट में यूज होगा, इससे पहले बॉन्ड लेंथ वाले पार्ट में भी थोड़ा बहुत कंसिडर कर ही रहे थे, यूज हर जगह होगा। वो शेप और हाइब्रिडाइजेशन बिल्कुल रटा होना चाहिए, उनके क्वेश्चन ढंग से प्रैक्टिस करके रखना। तो थोड़ा सा ऊपर करिए ना। ओके, ये ठीक है सर। नोट करना है क्या? नहीं सर, बस देखना था एक बार। मेंशन वेदर पोलर नॉन पोलर मॉलिक्यूल अगर कंसिडर करें तो जैसे मान लो, चलो यहीं से लेके शुरू करते हैं।
पहले इन क्वेश्चंस को नोट करो, फिर और क्वेश्चंस ऐड करेंगे। तो पोलैरिटी को जो है रेजोनेंस इफेक्ट करेगा ना? एकदम कर सकता है। अगर नोट कर लिया हो तो क्वेश्चन नंबर 16 के आगे कुछ और क्वेश्चन दे रहे हैं।
ट्राई करके देखो भाई सारे क्वेश्चंस। थोड़ा नीचे करिए। एक सेकंड। सर 28 नंबर नहीं है, वो भी दे दीजिए। अच्छा चलो लो भाई 30 नंबर। ऊपर भी कहीं था एक प्रिंटिंग मिस्टेक। भी एक मिस्टेक था। ऊपर भी था। यस सर। 21 22 23 24 कहाँ है भाई? 1 2 3 4 सर 13 5। नहीं है अरे यार सर, 13 नीचे डाल दीजिए। बुढ़ापा आना शुरू हो गया लेकिन अब वो काउंटिंग नहीं आया। 3 6 यार नंबरिंग पूरा बिगड़ सर जाएगा। चेंज क्यों कर रहे, एक नया डाल दीजिए ना। नीचे सर डाल बीच में डाल दीजिए 16। चल ठीक है हम यहाँ पे 13 नंबर डाल देते हैं, ठीक है उसका नंबर हम चेंज नहीं कर रहे, ठीक है 13 हम नीचे लिख दे रहे हैं, उसका डिस्कशन अलग से कर लेंगे, ज्यादा बेटर होगा। तुम लोग ऐसे ही छाप लिया क्या? जैसे हम लिखे वैसे ही छाप लिया? ओ सर नहीं सर। छापा भी होगा तो नहीं बोल रहा होगा। सर 30 नंबर नोट कर लो। ये नाम सुना है कहीं पे? ब्यूटीन, ये तो सुना होगा मेरे हिसाब से, ब्यूटीन तो सुना होगा। ज्यादा अच्छा नाम ट्रांस टू ब्यूटीन है यहाँ पे, क्योंकि दो ग्रुप अपोजिट डायरेक्शन में सेम टाइप के, तो इसलिए ट्रांस वर्ड यूज कर रहे हैं हम लोग। तो इसमें सिस भी डाल ही देते हैं।
क्या होगा? 29 29 तो हो गया ना, उधर नंबरिंग में कुछ गड़बड़ी किए थे ना। हम भी गड़बड़ी कर दें। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 होगा भी, अब तो 30 होगा। इस चीज को हम लोग मैलिक एसिड बोलते हैं। इसी का एक ट्रांस वाला स्ट्रक्चर होता है, इस चीज को हम लोग फ्यूमरिक एसिड भी बोलते हैं। ब्यूटूइन डायोइक एसिड, ये नाम अभी मत ध्यान रखना, ये नाम वाला पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे, अभी ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। ये दोनों मॉलिक्यूल्स मत मूव कर लो। फिर नेमिंग हम लोग कब पढ़ेंगे? नेमिंग पढ़ सकते हैं, मतलब डिपेंड करता है। वैसे नोमेनक्लेचर जो है ये 11th क्लास का सबसे लास्ट टॉपिक होता है, सबसे लास्ट टॉपिक ऑलमोस्ट। और उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू हो जाता है, तो नेमिंग वाला पार्ट अभी तो डिस्कस करने के ऊपर मूड में कीजिए ना, हम। मेरा खाली 28 क्वेश्चन ही हुआ। खाली 28 ही क्वेश्चन हुआ है तुम्हारा जी? क्या इतना देरी लिखता है? तो उस टाइम पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले पार्ट को जब डिस्कशन शुरू करेंगे तो वहाँ पे नेमिंग कर सकते हैं। वैसे हम एक चीज सोच रहे थे तुम लोग का, कि तुम लोग का नोमेनक्लेचर और स्ट्रक्चर वाला इस बार हम पहले पढ़ा दें। ये नोमेनक्लेचर ऐसा चीज है कि प्रैक्टिस का चीज है, अभी पढ़ा देंगे और अपना करते रहना प्रैक्टिस, अभी से लेके बुढ़ापे तक प्रैक्टिस करते रहना, जब तक तुम्हारा 12th ना आ जाए तब तक प्रैक्टिस करते रहो, ताकि क्योंकि नोमेनक्लेचर से एक सवाल फिक्स्ड होता है बोर्ड के एग्जाम में भी, ऑलमोस्ट फिक्स होता है। और मेंस प्लस एडवांस मिला के नॉर्मली एक सवाल डाल दिया जाता है, नॉर्मली हर 2 साल या 3 साल में मेंस प्लस एडवांस में एक सवाल डाला जाता है, जो लोग गलती करते ही करते हैं। तो हम कभी नहीं चाहेंगे कि नोमेनक्लेचर जैसे घटिया टॉपिक का सवाल कोई गलती करे। पहले ही पढ़ा सकते तुम लोग को टॉपिक नोमेनक्लेचर वाले पार्ट का। नोमेनक्लेचर एक बार पढ़ लिया, और नोमेनक्लेचर पढ़ने के बाद बाकी टॉपिक्स अपना धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। नोमेनक्लेचर अलग से सवाल सॉल्व करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, टाइम के साथ कोई दिक्कत नहीं है।
शुरू का कुछ पार्ट डिस्कस कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 10 तक, उसके बाद फिर अगले वाले पार्ट में मूव करेंगे। 1 वाले पार्ट में नॉन पोलर होगा, 2 वाला पार्ट पोलर होगा, थर्ड वाले केस में नॉन पोलर, फोर्थ वाला पार्ट पोलर, H2O नॉन पोलर, C2H4 नॉन पोलर, अच्छा सॉरी H2O पोलर, H2O पोलर, C2H4 नॉन पोलर, उसके आगे नॉन पोलर, बेंजीन नॉन पोलर, अमोनिया पोलर, BH3 नॉन पोलर। क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक में कोई डाउट है तो पूछ सकता है। सर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 4 वाले पार्ट में जैसे H2SO4 दे रखा, तो H डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और 2H वाला पार्ट है। तो देख के ऐसा लग रहा है कि ये पार्ट इसको कैंसिल आउट करेगा, ये पार्ट इसको कैंसिल आउट करेगा, लेकिन मॉलिक्यूल तो टेट्राहेड्रल शेप में एग्जिस्ट कर रहा है। टेट्राहेड्रल शेप में एग्जिस्ट करने का मतलब है कि मॉलिक्यूल ऑलमोस्ट इस टाइप का कुछ रहेगा। तो ठीक है, ऑक्सीजन इसको इधर खींचेगा, ये इसको इधर खींचेगा, ये इसको इधर खींचेगा, ये ऊपर जाएगा, बट चारों बॉन्ड सेम है क्या? अगर चारों बॉन्ड सेम नहीं है तो चारों का डायपोल मोमेंट भी सेम नहीं होगा, तो नेट रिजल्टेंट कुछ ना कुछ चेंज होगा। जैसे इन दोनों का रिजल्टेंट थोड़ा अगर इधर आया, इन दोनों का रिजल्टेंट इधर आया, तो OH का रिजल्टेंट और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का रिजल्टेंट सेम नहीं हो सकता। अगर सेम नहीं हो सकता तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट भी नहीं करेगा, मतलब मॉलिक्यूल में डायपोल मोमेंट नॉन जीरो रहेगा, ऐसा बोल सकते हैं। और अगर नॉन जीरो रहा तो पोलर मॉलिक्यूल आराम से कंसिडर कर सकते हैं। लेबेस स्ट्रक्चर नहीं सोचना है, मॉलिक्यूल का 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर के हिसाब से काम करना है। तो पहला मॉलिक्यूल पोलर नेचर का रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक में और कोई डाउट? 1 से 5 में बता दो। तो 1 नंबर डिस्कस करें। 1 नंबर, ए नालायक, अभी तो ये पॉइंट मेंशन किया था ऊपर। 1 नंबर में कहाँ गया पॉइंट? ये अगर रेगुलर ज्योमेट्री रहा तो रेगुलर ज्योमेट्री का तो डायपोल मोमेंट सीधा जीरो होता है। रेगुलर ज्योमेट्री का डायपोल मोमेंट हमेशा जीरो होगा, क्योंकि उसको हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते। प्रॉब्लम यह है कि 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल है, लेकिन उसमें कंसिडरेशन ले सकते हैं। जैसे 4 हाइड्रोजन्स है, तो 4 हाइड्रोजन्स में सबको कार्बन अपने तरफ खींचेगा, तो ये तीनों पार्ट जो एडअप होगा वो एग्जैक्टली ऊपर के डायरेक्शन में उतने ही मैग्नीट्यूड के साथ होगा जितना ये ऊपर वाला हाइड्रोजन को कार्बन नीचे के डायरेक्शन में खींच रहा है। ये कैंसिल आउट होना ही होना है। मतलब इन तीनों पार्ट का जो नेट रिजल्टेंट है, ये हॉरिजॉन्टल वाला पार्ट और वर्टिकल वाला पार्ट, ये हॉरिजॉन्टल वाला पार्ट, ये वर्टिकल वाला पार्ट, हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल वाला पार्ट। हॉरिजॉन्टल तो सारा कैंसिल आउट हो जाएगा, बट तीनों वर्टिकल वाले पार्ट का जो एडिशन होगा, क्योंकि एक एंगल पे है, तो एंगल पे म्यू था, तो इसका कुछ कंपोनेंट इधर गया, कुछ कंपोनेंट ऊपर गया, मतलब ऊपर का कंपोनेंट म्यू के बराबर नहीं रह सकता। तो तीनों पार्ट एडअप जब होगा तो जो डायपोल मोमेंट आएगा वो नॉर्मली म्यू के बराबर होगा, जो कि इस कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड के एग्जैक्टली इक्वल है इन द अपोजिट डायरेक्शन, तो दोनों कैंसिल आउट होगा। और इसीलिए इसके चीज रिलेट नहीं कर सकते, सीधा ऐसा समझना रेगुलर ज्योमेट्री है, सारे बॉन्ड सेम, और रेगुलर ज्योमेट्री में जो अपना आइडियल शेप होना चाहिए वही, मतलब डायपोल मोमेंट जीरो होगा ही होगा, तो मॉलिक्यूल नॉन पोलर बोल सकते हैं आराम से। क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक में और कोई डाउट? 1 से 5, 6 से 10। 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बेंजीन रिंग बोल रखा। बेंजीन रिंग वाले पार्ट में ऑलमोस्ट ये स्ट्रक्चर है, और सारे के सारे हाइड्रोजन्स हैं, तो सारे के सारे हाइड्रोजन्स होंगे तो ये इसको कैंसिल आउट करेगा, ये पार्ट इसको कैंसिल आउट करेगा, और ये दोनों आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, तो नेट डायपोल मोमेंट जीरो। कार्बन एक दूसरे के साथ एग्जैक्टली सेम हाइब्रिडाइजेशन का है sp2 का, अपने काम का नहीं रहेगा। और कोई डाउट? 10 कौन सा? 10 10। क्वेश्चन नंबर 10 वाले पार्ट में BH3 दे रखा, इसको भी नीचे ड्रॉ कर देते हैं। BH3 वाला पार्ट तो खैर सिंपल सा है। बोरोन वाले पार्ट के ऊपर 3 ये हाइड्रोजन है, हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा, इसका मतलब शेप वाला पार्ट ट्रायंगुलर प्लानर होगा, तो एक ट्रायंगल के प्लेन के जैसा स्ट्रक्चर है। बोरोन और हाइड्रोजन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा हो जाएगा? तो हाइड्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, इसका मतलब ये ऊपर खींचेगा, ये इसको इधर खींचेगा, इधर खींचेगा। तो 3 इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस अगर हम लोग 120 डिग्री पे अलाइन कर रखे हैं, तो नेट फोर्स कितना निकल के आता है? जीरो आराम से निकल के आता है। इस चीज़ को हम लोग लामीज थ्योरम भी बोलते हैं। फिजिक्स में ये चीज़ हम अपने टाइम पे सुने थे, लामीज थ्योरम। अगर
इक्वल सर फोर्सेस हम को, लोग भी सुना है। मेरे फिजिक्स में है। हाँ हाँ फिजिक्स का ही तो, हम कौन सा केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं। मैथ्स में भी है। अच्छा मैथ्स का तो हम नहीं सुना, मेरा मैथ्स खराब था। तो साइन रूल से ही निकला है। अच्छा हाँ एग्जैक्टली है उसी चीज से। ऑब्वियस सी बात है यार, मतलब तीन इक्वल चीजों को इक्वल एंगल पे अगर एसोसिएट कर दिया है तो डेफिनेटली नेट रिजल्टेंट वेक्टर के फॉर्म में जीरो आएगा ही आएगा। तो तीन म्यू वाले पार्ट को अगर 120 डिग्री मतलब इक्वल एंगल से अगर हम लोग अलाइन कर रखे हैं तो इस केस में तीनों का रिजल्टेंट जीरो निकल के आएगा, ऐसा बोल सकते हैं। तो BS3 में डाइपोल मोमेंट जीरो मतलब मॉलिक्यूल नॉन पोलर नेचर का होना चाहिए। पर इसका वीडियो आएगा ना? तो वीडियो के लिए क्यों परेशान है? मेरा स्क्रीन हिल नहीं रहा है, मेरा आवाज अब तक आ ही नहीं रहा था। आप अचानक से पता नहीं जुड़ना जी डाउट पूछी, उसके बाद से आवाज आना शुरू हुआ। वही मेरे सामने जो तो क्वेश्चन वाईफाई एक तो वाईफाई लगवा ले अपने घर में, अब तो लॉकडाउन थोड़ा खत्म हुआ, वाईफाई लगवाओ। सर आप लोग लगवाए हैं क्या? हाँ भाई हम लोग वाईफाई पे काम कर रहे हैं। हम लोग का शुरू में एक जैसे मेरे घर पे एक वाईफाई लगा हुआ था, वो पता नहीं एकदम से एक दिन आंधी तूफान आया तो दिन बंद हो गया था, तो हमने ऑफिस से वाईफाई तुरंत शिफ्ट करवाया था अगले दिन 2-3 घंटे के अंदर। और उसके बाद फिर दूसरे हम लोग के घर में दो वाईफाई की, एक कैंसिल भी हो गया। कल कल परसों आंधी आया था तो एक वाईफाई नहीं चल रहा था तो दूसरे वाईफाई से काम चल रहा था। ये फोन में तो नेटवर्क खराब हो सकता है, चलो ठीक है, एक स्टूडेंट का नेटवर्क खराब हो गया समझ में आता है, हम लोग का नेटवर्क खराब हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए वाईफाई लगवा लो, सही रहेगा। क्योंकि आजकल तो वाईफाई भी सस्ता आने लग गया है यार, जो तुम्हारा नॉर्मल रिचार्ज है उसके रिस्पेक्ट में काफी सस्ता आने लग गया है। खैर चलो क्वेश्चन नंबर 11 वाले पार्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में BCl3 नॉन पोलर होना चाहिए, AlCl3 नॉन पोलर होना चाहिए, PCl5 नॉन पोलर होना चाहिए, PCl2F3 पोलर होना चाहिए, SF6 वाला पार्ट नॉन पोलर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 से 16 तक में कोई डाउट है तो पूछ लो। 11 to 16। 15 हमको मालूम था कि 15 में लोगों को डाउट होगा, कुछ लोगों को तो होना ही चाहिए डेफिनेटली। PCl3F2, हाँ भाई आदित्य अद्वय बताओ PCl3F2 का स्ट्रक्चर क्या होगा, शेप। PCl2F3। हाँ सॉरी PCl2F3 क्या शेप होगा? बताना किसको है? अद्वय को बताना है, अद्वय को। स्क्वायर बाय पिरामिडल। स्क्वायर बाय पिरामिडल पक्का? स्क्वायर बाय पिरामिडल। हाइब्रिडाइजेशन वाला पार्ट sp3d है, कोई लोन पेयर नहीं है, इसका मतलब ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। अगर ट्राइगोनल बाय पिरामिडल होगा तो इस ट्राइगोनल बाय पिरामिडल वाले पार्ट में हम लोग के पास एक एक्सियल बॉन्ड और इक्वेटोरियल बॉन्ड होता है, और बल्कियर ग्रुप को हम लोग हमेशा इक्वेटोरियल पे डालते हैं, इसका मतलब फ्लोरीन को एक्सियल पे डालना होगा। ऑल्दो एंगल का वेरिएशन होगा, आइडियल एंगल जैसे यहाँ पे 90 डिग्री नहीं हो पाएगा क्योंकि कुछ ना कुछ रिपल्शन का फैक्टर हाइयर होगा यहाँ पे। लेकिन मान के चले अगर आइडियल एंगल है तो फॉस्फोरस को फ्लोरीन ऊपर खींचेगा, फॉस्फोरस को फ्लोरीन नीचे खींचेगा, ये पार्ट इसको कैंसिल आउट तो कर देगा। लेकिन बाकी जो पार्ट है ये क्लोरीन वाला पार्ट और ये फ्लोरीन वाला पार्ट इक्वल डाइपोल्स नहीं है, लेकिन एंगल इक्वल है 120 डिग्री के बराबर। मतलब नेट डाइपोल मोमेंट वाला पार्ट आराम से नॉन जीरो निकल के आएगा इस इक्वेटोरियल प्लेन की वजह से। जैसे है ना लामीज थ्योरम में ऐसा है, तीन इक्वल फोर्सेस को इक्वल एंगल से डाल रखे हैं, तो अगर इक्वल एंगल रह गया लेकिन एक अनइक्वल फोर्स हो गया, बाकी दोनों इक्वल हो गए, तो डेफिनेटली डाइपोल मोमेंट वाला पार्ट यहाँ पे नॉन जीरो निकल के आएगा ही आएगा, ऐसा कंसिडर कर सकते हैं। लॉजिकली ये बोलते हम लोग कि दोनों क्लोरीन वाला पार्ट एक्सीएल पे चला जाएगा, ऐसा हम लोग गलती कर देते हैं बार बार, इसलिए इस क्वेश्चन को हम 2-3 बार डिस्कस किया, पहले भी डिस्कस किया अभी भी डिस्कस कर रहे हैं। क्लोरीन वाला पार्ट एक्सेल पोजीशन पे नहीं जाएगा, क्लोरीन हमेशा बल्कियर ग्रुप है इक्वेटोरियल पोजीशन पे प्रेफरेबली जाएगा। तो फ्लोरीन का डाइपोल कैंसिल आउट हो गया, लेकिन दोनों क्लोरीन और एक फ्लोरीन का नेट डाइपोल मोमेंट जीरो निकल के नहीं आया, इसका मतलब मॉलिक्यूल आराम से नॉन पोलर कंसिडर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 तक में और कोई डाउट है तो पूछ लो, सॉरी 16 तक में। So 13 क्या है? क्वेश्चन 13 नंबर अब बन जाना चाहिए मेरे हिसाब से, जैसे इसमें स्ट्रक्चर दे रखा AlCl3, तो AlCl3 में एल्युमिनियम के साथ 3 क्लोरीन्स है, तो बोरोन के जस्ट नीचे एल्युमिनियम आता है। तो अच्छा 13 तीन तो आप नंबर क्या लिखे है? ही नहीं। अच्छा 13 तो नीचे चला गया था ना, 13 ये हो गया, सॉरी 13 तो ये हो गया।
सर हाँ बोलो। आप बोलना बंद कर दिया अचानक से। नहीं, हमको लगा किसी को डाउट है इसलिए हम पूछ रहे थे। चलो 16 तक में अगर डाउट नहीं है तो 17 वाले पार्ट में आते हैं। XCO4 नॉन पोलर होना चाहिए। PCl3F2 नॉन पोलर होगा। XCF4 वाले पार्ट में 2 लोन पेयर, ये भी नॉन पोलर होगा। CH3 नॉन पोलर होगा। XCO2F4 4 4 8 नॉन पोलर होगा। उसके बाद पोलर 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 नॉन पोलर। 17 से लेके 19 तक में कोई डाउट हो तो पूछ लो पहले। 17 से 19। सो 19 में क्या लिखे हैं? नॉन पोलर NP। सर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में डाउट है, चलो ध्यान दो। CH3 प्लस, कार्बन के ऊपर कितना इलेक्ट्रॉन होता है वैलेंस? 6। कार्बन के ऊपर 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। कौन सी 4 दुनिया में 4। 4 होता है? तो 3 तो बॉन्ड बन गया और एक पॉजिटिव चार्ज है, मतलब कोई लोन पेयर नहीं है। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp2 और शेप क्या हो जाएगा? ट्रायंगुलर प्लानर। अगर ट्रायंगुलर प्लानर हो गया तो 3 बॉन्ड्स हैं, तीनों एग्जैक्टली इक्वल टाइप के बॉन्ड्स हैं, डाइपोल मोमेंट 0। तो CH3 माइनस का 0 होगा। CH3 माइनस का 0 होना चाहिए। तो एक तो लोन प्लस पेयर आ और जाएगा। माइनस की वजह से कुछ डिफरेंस नहीं होता है? क्या क्या क्या? प्लस और माइनस चार्ज होने की वजह से डिफरेंस नहीं होता है? एकदम होता है। हम तो पूछ रहे हैं उससे कि होना चाहिए क्या। जैसे मान लो CH3 माइनस दे रखा, तो CH3 माइनस में कार्बन के ऊपर 3 हाइड्रोजन्स हैं और एक नेगेटिव चार्ज। तो एक नेगेटिव चार्ज का मतलब बेसिकली एक लोन पेयर है, हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। तो तीनों हाइड्रोजन को कार्बन अपनी तरफ खींचेगा और लोन पेयर के डायरेक्शन में डाइपोल और एड अप हो जाएगा। तो डाइपोल मोमेंट होगा ही होगा यहाँ पे, डाइपोल मोमेंट आराम से नॉन जीरो होगा। प्लस माइनस होने से बहुत डिफरेंस, एक जगह इलेक्ट्रॉन गायब हो गया, एक जगह इलेक्ट्रॉन आ गया, उल्टा डिफरेंस एकदम। क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर 25 तक में कोई दुविधा है, परेशानी है तो बताओ। तो सर पॉजिटिव होगा तो कुछ नहीं होगा? पॉजिटिव होगा तो कुछ कुछ किया तो था यहाँ पे, कुछ कुछ हो गया, कुछ कुछ तो होता ही है, मूवी बन गया इस बात पे। यहाँ बताया तो है, पॉजिटिव चार्ज हुआ तो 4 सर वैलेंस इलेक्ट्रॉन से। हाँ सर क्या? XCF4 में 2 लोन पेयर है तो फिर भी ये नॉन पोलर होगा। हाँ एकदम हो सकता है। मान लो कि ऐसा कंसिडरेशन लेके चले XCF4, तो XCF4 वाले पार्ट में जोनॉन के ऊपर 4 फ्लोरीन्स हैं और 4 फ्लोरीन्स के अलावा जेनॉन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होता है। 8 में से 4 बॉन्ड में चला गया, मतलब 2 लोन पेयर। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा आदित्य इसका? sp3 sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। ओ सॉरी sp3d2 sp3d2। अगर sp3d2 होगा तो स्क्वायर बाय पिरामिडल शेप, और सॉरी शेप तो नहीं, शेप तो स्क्वायर प्लेनर होगा, लेकिन अपना ज्योमेट्री वाला पार्ट स्क्वायर बाय पिरामिडल होगा। तो एक लोन पेयर ऊपर जाएगा, एक लोन पेयर नीचे जाएगा। तो ऊपर का लोन पेयर और नीचे का लोन पेयर ये एक दूसरे को कैंसिल आउट किया। फिर फ्लोरीन वाला पार्ट एक दूसरे को कैंसिल आउट किया, दूसरा बचा हुआ फ्लोरीन भी एक दूसरे को कैंसिल आउट कर गया। तो नेट डाइपोल मोमेंट 0। लोन पेयर होना कोई जरूरी कंडीशन नहीं है मॉलिक्यूल के पोलैरिटी के। लोन पेयर भी एक दूसरे को कैंसिल आउट कर सकते हैं, क्योंकि लोन पेयर हमेशा डायगोनली अपोजिट पोजीशन में रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 से लेके 23 तक में और कोई डाउट है तो बताओ, फिर 25 तक में और कोई डाउट है तो बताओ। ट्वेंटी फाइव तक में और कोई डाउट नहीं है? चलो अगर नहीं है तो क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में नॉन पोलर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 में नॉन पोलर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 में नॉन पोलर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 में पोलर होगा। और इधर जो 13 नंबर है यहाँ पे नॉन पोलर होगा। यहाँ जो 30 नंबर है ये पार्ट पोलर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 से लेके 13 तक में 26 से लेके 19 तक 29 तक में कोई डाउट है तो बताओ, और 13 में अगर कोई डाउट है तो भी बता सकते हैं। सर 29। क्वेश्चन नंबर 29 वाले पार्ट में O3 मॉलिक्यूल दे रखा और लास्ट क्लास में मेंशन किया था O3 मॉलिक्यूल वाले पार्ट में, शायद उससे पहले ही क्लास में मेंशन किया था O3 वाले पार्ट में रेजोनेंस हो सकता है। तो जब रेजोनेंस हो सकता है
तो भी सेंटर वाले ऑक्सीजन पे एक लोन पेयर है। तो अगर सेंटर वाले पार्ट पे अगर एक लोन पेयर है तो ऐसा कंसिडरेशन अगर लेके चले हम लोग तो भी एटलीस्ट लोन पेयर तो है। तो ये दोनों ऑक्सीजन सॉरी तीनों ऑक्सीजन तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा मान लेते हैं, लेकिन लोन पेयर का तो फर्क पड़ेगा। और अगर लोन पेयर का फर्क पड़ेगा तो लोन पेयर कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट बनाएगा, मतलब डाइपोल नॉन जीरो होगा। और अगर नॉन जीरो होगा तो मॉलिक्यूल आराम से पोलर कंसिडर कर सकते हैं। ये सब काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन दे रहे हैं तुम लोगों को, ये तुम्हारे 12th वाले स्टूडेंट्स को देंगे उनसे भी नहीं बनेगा, हमको मालूम है। काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन को दोबारा भी ट्राई करके देख सकते हैं, आसान नहीं है क्वेश्चन से, सब ध्यान रखने चीज़ों का। क्वेश्चन नंबर 26 से लेके 29 और कोई डाउट? 26. कॉल कौन करने लग गया भाई? हाँ, क्वेश्चन नंबर 26. 26 में कार्बोनेट आयन दे रखा है। तो कार्बोनेट आयन वाले पार्ट में जैसे C डबल बॉन्ड O माइनस लेके चल सकते हैं। तो इसमें जब रेजोनेंस होगा, इसलिए रेजोनेंस वाला पार्ट हम लोग अलग से डिस्कस किया करते हैं नॉर्मली, बट ठीक है चलो एक बार डिस्कशन कर लिया तो हमेशा रेजोनेंस का ध्यान रखना अगर रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी है तो। अगर मॉलिक्यूल में रेजोनेंस होगा तो रेजोनेंस होने की वजह से तीनों पॉसिबिलिटीज़ है। तो बेसिकली ये तीनों में से कोई भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, इन तीनों का कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट करेगा। कॉम्बिनेशन मतलब कार्बन के रिस्पेक्ट में 3 ऑक्सीजन, सब में हम लोगों के पास -2/3 -2/3 -2/3 चार्ज के बराबर वैल्यू दे रखा। तो सारे एग्जैक्टली सेम नहीं दिखाई दे रहे क्या? दिख रहे हैं सारे सेम? Yes, sir. और अगर सारे सेम दिख रहे हैं तो डेफिनेटली सब में इक्वल फोर्स लगेगा, इक्वल फोर्स लगेगा तो डाइपोल मोमेंट जीरो, और डाइपोल मोमेंट जीरो तो नॉन पोलर। रेजोनेंस एक एक्स्ट्रा कंडीशन होता है जो हमेशा कंसिडर करके काम करना होता है अपने को, ठीक है। और कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 27, 28, 29 तक। क्वेश्चन नंबर 13 में और 30 में कोई डाउट हो बताओ? क्वेश्चन नंबर 13 एंड 30। इतना भारी क्वेश्चन करने का ज्यादा तो डाउट नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। बताओ भाई, कोई डाउट है तो? कोई डाउट नहीं है? चलो अगर डाउट नहीं है तो फिर 30 नंबर 30 नंबर 30 नंबर वाले पार्ट में जैसे यहाँ कार्बन है बट sp2 कार्बन है और यहाँ कार्बन sp3 है। शायद ऐसा कभी मेंशन किया था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले पार्ट में sp सबसे ज़्यादा होता है, फिर sp2 होता है और फिर sp3 होता है एस कैरेक्टर एस कैरेक्टर की वजह से। तो जिसमें एस कैरेक्टर ज़्यादा उसका रेडियस छोटा, उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा। तो sp ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इसको इधर खींचेगा, ये इसको ऊपर खींचेगा। तो दोनों एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में कैंसिल आउट करेगा। हाइड्रोजन को तो वैसे भी नेग्लेक्ट करके चल रहे हैं बट स्टिल हाइड्रोजन वाला पार्ट भी एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा ही करेगा। और कार्बन तो एक दूसरे के बराबर का है, इससे कोई मतलब नहीं रहेगा। तो नेट डाइपोल मोमेंट जीरो। सर 5 30 नंबर हुआ नंबर तो में हाँ 13 नंबर में, सर 30 नंबर में हाँ 30 में हाँ उसमें हम लोग सी और सी का देख रहे हैं, लेकिन सी ओ एच में उसमें नहीं देखेंगे। नॉर्मली Dipole जैसे इस तरह का जो केस होगा वो एक दूसरे को कैंसिल आउट करने की कोशिश करेगा ही करेगा। वैसे एक चीज़ है, जैसे अगर देख रहे हैं तो अरे यार कौन टेलीग्राम पे कॉल कर रहा है? टेलीग्राम पे क्यों कॉल कर रहा है, हमको समझ नहीं आ रहा। हाँ जैसे COH और COH है तो ये पार्ट दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट तो नहीं हो रहा, दोनों का नेट एडिशन ऊपर के डायरेक्शन में आएगा। लेकिन अगर मान लो जैसे इसके जगह पे इसका ट्रांस स्ट्रक्चर होता तो अच्छा सवाल था कि सर यहाँ जैसे COH है और ऊपर वाले पार्ट में भी तो COH है, तो इधर के पार्ट को भी तो देख सकते थे। तो एकदम देख सकते हैं बट ऐसा देखो जैसे इसको ये पार्ट कैंसिल आउट किया, ठीक है। उसके बाद ये जो कार्बन ऑक्सीजन है ये पूरे मॉलिक्यूल को जिस भी डायरेक्शन में खींचने की कोशिश करेगा, दूसरा कार्बन ऑक्सीजन बिल्कुल सिमेट्रिकली अपोजिट डायरेक्शन में खींचने की कोशिश करेगा। तो ये पार्ट को ये नीचे वाला पार्ट कैंसिल आउट करेगा। उसके अलावा ये जो OH है ये जिस डायरेक्शन में होगा एग्जैक्टली सिमेट्रिकली अपोजिट डायरेक्शन में दूसरा OH होगा, तो ये पार्ट नीचे वाले पार्ट को कैंसिल आउट करने की कोशिश करेगा। तो ओवरऑल सारा कुछ एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा ही करेगा, नेट डाइपोल मोमेंट जीरो आएगा। जब एड अप हो रहा है तब तो फिर बढ़िया चीज़ है, फिर तो सोचने की भी ज़रूरत नहीं अपने को।
बट एडअप नहीं हो रहा अपोजिट डायरेक्शन में तो भी सिमेट्रिकल नेचर का होने की वजह से कंपाउंड आराम से, और कंपाउंड परफेक्टली सिमेट्रिकल होता भी है। कुछ कुछ वेरिएशंस हो सकते हैं, वो वेरिएशंस हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। जैसे तुम लोग को एक पॉइंट मेंशन किया था कि सिग्मा बॉन्ड में सिलिंड्रिकल सिमेट्री होता है तो बॉन्ड रोटेशन पॉसिबल है। तो ये सिलिंड्रिकल सिमेट्री की वजह से बॉन्ड रोटेशन होगा, इसका एक कंसिडरेशन आएगा। जैसे मान लो एक छोटा सा सवाल हम मेंशन कर रहे हैं इसका, इससे रिलेटेड। जैसे ये मॉलिक्यूल जो है अभी जस्ट ऊपर डिस्कस किया था, क्लोरीन और क्लोरीन, तो ऊपर गया ये पार्ट और ये नीचे गया, डाइपोल मोमेंट वाला पार्ट जीरो हो गया। लेकिन ये जो मॉलिक्यूल है इसका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा, इसका डाइपोल मोमेंट वाला पार्ट नॉन जीरो है, क्योंकि ये जो OH वाला पार्ट है ये दो फॉर्मेट में एग्जिस्ट कर सकता है। दो फॉर्मेट में एग्जिस्ट करने का मतलब एक तो ये पॉसिबिलिटी हो सकता है और दूसरा ये पॉसिबिलिटी हो सकता है कि दोनों के दोनों OH वाले पार्ट में जो हाइड्रोजन है वो सेम साइड में हो जाए। तो जब पहला पॉसिबिलिटी होगा तो ऑक्सीजन वाले पार्ट को, एक मिनट, ऑक्सीजन वाले पार्ट को दूसरा ऑक्सीजन कैंसिल आउट करेगा, ठीक है। हाइड्रोजन वाले पार्ट को दूसरा हाइड्रोजन कैंसिल आउट करेगा, ये भी ठीक है। बट सेकंड वाले केस में ये ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन को कैंसिल आउट तो कर रहा, हाइड्रोजन नहीं काटेगा। लेकिन हाइड्रोजन काटेगा नहीं, हाइड्रोजन वाला पार्ट इनफैक्ट एड अप हो जाएगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो जैसे ये जो मॉलिक्यूल है ये दो पॉसिबिलिटीज़ में रह सकता है। तो जब ये मॉलिक्यूल दो पॉसिबिलिटीज़ में रहेगा, और क्यों रह रहा है ऐसा, तो देख के समझ सकते हैं कि बेसिकली हम लोग ये जो सिंगल बॉन्ड है, जिसको ब्लू कलर से मार्क कर दे रहे हैं, ये जो सिंगल बॉन्ड, अरे ये जो सिंगल बॉन्ड है इसके अलावा अगर हम लोग रोटेशन कर दे बॉन्ड का, तो ये जो H है ये घूम करके इस साइड आ सकता है। तो इस सिंगल बॉन्ड के अलावा रोटेशन की वजह से हम लोग का जो स्ट्रक्चर निकल के आता है, इस चीज़ को हम लोग कन्फर्मर बोलते हैं, या फिर इसी चीज़ को हम लोग ओवरऑल कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म में डिस्कस भी करते हैं। मतलब ये भी टाइप का एक आइसोमर है एक्चुअल में, कन्फर्मेशनल आइसोमर करके वर्ड यूज़ करते हैं, ये भी एक आइसोमर है। स्पेस में दोनों ग्रुप जो है वो सेम टाइप के नहीं दिख रहे, यहाँ पे H वाला पार्ट ज़्यादा डिस्टेंस पे, यहाँ पे कम डिस्टेंस पे है, मतलब आइसोमर है। और आइसोमर का बेसिक मतलब ये होता है कि प्रॉपर्टी डिफरेंट होना चाहिए। तो जैसे दिख रहा कि इसमें डाइपोल मोमेंट जीरो है जबकि दूसरे में डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो, मतलब कुछ तो प्रॉपर्टी डिफरेंट है। और अगर कुछ भी प्रॉपर्टी डिफरेंट है मतलब दोनों आइसोमर्स होंगे ही होंगे। तो ये जो OH है ये दो फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है ड्यू टू बॉन्ड रोटेशन, मतलब दो कन्फर्मर में एग्जिस्ट कर सकता है ड्यू टू बॉन्ड रोटेशन। और जब हम लोग एक मॉलिक्यूल के नेट डाइपोल मोमेंट की बात करते हैं तो ये नेट डाइपोल मोमेंट वाला पार्ट हम लोग जब कंसिडर करेंगे तो उस केस में इस डाइपोल मोमेंट में हम लोग सारे कन्फर्मर्स के डाइपोल्स का एडिशन करके रखते हैं। मतलब एक्चुअल में उसका एक सर्टेन फार्मूला भी होता है, उस चीज़ को हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। सारे कन्फर्मर्स के हम लोग डाइपोल्स को एड अप करके नेट डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करते हैं। और वो जो नेट डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करते हैं वहाँ देख के हम लोग आराम से कंपेयर ये कर सकते हैं कि हाँ भाई मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट वाला पार्ट इसमें तो जीरो था बट इसमें नॉन जीरो था, मतलब ओवरऑल मॉलिक्यूल में डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट कर रहा है। तो इस तरह का एक केस हो सकता है जहाँ पे हम लोग को बॉन्ड रोटेशन की वजह से भी मॉलिक्यूल्स को कंसिडर करना पड़ेगा, लेकिन इतना रिगोरस केस नॉर्मली बहुत रेयरली पूछेगा। अगर पूछेगा तो जेई एडवांस में पूछेगा और वो सवाल बहुत सारे लोग गलती करेंगे, ऐसा सवाल पूछेगा। तो अगर पार्टिकुलर से मान लो आज हम टॉपिक डिस्कस किए व्हाट इज डाइपोल मोमेंट, तो डाइपोल मोमेंट में इतने सारे मॉलिक्यूल्स बता दिए। जब इतने सारे मॉलिक्यूल्स बता दिए तो देख के लग रहा है तुम लोगों को कि जनरल टॉपिक है, और बोला भी कि बहुत बार यूज करेंगे। तो जनरल टॉपिक के ऊपर जब भी कभी जेई एडवांस में बहुत स्पेसिफिक सवाल पूछेगा तो समझ लेना कि बहुत सिंपल सवाल तो नहीं है। अगर जैसे क्वेश्चन उसमें चार ऑप्शन में डाल दिया कि पहला डाइपोल मोमेंट जीरो होगा नॉन जीरो होगा, दूसरा जीरो होगा नॉन जीरो, तीसरा जीरो होगा नॉन जीरो, चलो ठीक है समझ में आता है। बट अगर एक सवाल पूछा मेंशन वेदर द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज पोलर और नॉन पोलर, तो इस तरह के सवाल में डेफिनेटली कुछ ना कुछ पार्ट यूनिक होना चाहिए जो तुम लोग को एक्स्ट्रा सोचना पड़ेगा। उसको नॉर्मल स्ट्रक्चर्स के जैसा कंसिडर करते हो मत करना, इस तरह की पॉसिबिलिटीज आराम से कंसिडर कर सकते हैं हम लोग, थोड़ा ध्यान रखना इस चीज़ को। और कोई डाउट किसी को? तो जो आप नीचे स्ट्रक्चर ड्रॉ किए, जो हाँ ऊपर नीचे OH था, तो उसमें हाँ ऐसा नहीं हो सकता है कि एक OH बॉन्ड जो है वो प्लेन में रहे और एक OH बॉन्ड जो है इनटू द प्लेन चले जाए? एग्जैक्टली। तो जैसे एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकता है, जैसे मान लो कि अभी ये मॉलिक्यूल प्लेन में है, ठीक है, जब ये घूमेगा तब तो H प्लेन से बाहर आएगा। नहीं, जैसे मान लो ऐसा कॉपी है, मान लेते हैं कि एक कॉपी है, ठीक है, और कॉपी का एक राइट पेज एक लेफ्ट पेज है। तो जब कॉपी का पेज हम लोग पलटते हैं
तो पेज के मतलब जो पेज है वो प्लेन के ऊपर आता ही आता है। तो जो H वाला पार्ट है, जब वो H वाला पार्ट सॉरी ऑक्सीजन से H अटैच्ड है, जब ये घूमेगा तो प्लेन के ऊपर या नीचे जाएगा ही जाएगा। और वो जब ऊपर और नीचे जाएगा तो भी उस चीज़ को कन्फर्मर ही बोला जाता है। मतलब बॉन्ड रोटेशन के टाइम पे जितने भी इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर्स होंगे उन सारे के सारे इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज कन्फर्मर। लेकिन हम लोग सिग्निफिकेंटली उन्हीं स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं जो हम लोग नेचर में नॉर्मली एग्जिस्ट करते हैं, जैसे 60 डिग्री 120 डिग्री इस तरह के एंगल्स की बात करते हैं। होता सब है बट हम लोग काफ़ी कम एंगल्स की बात करते हैं, उसमें काफ़ी पार्टिकुलर स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं। अदरवाइज जब घूमेगा तो कितने स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं घूमने से? बहुत। बहुत मतलब कितना बहुत? मैथ्स में ना एक वर्ड खोजा गया है यस सर। बहुत का। जब घूमेगा तो 0.1 डिग्री, 0.001 डिग्री, 0.0001 डिग्री, 0.00001 डिग्री, मतलब इनफाइनाइट स्ट्रक्चर बन सकते हैं। तो इनफाइनाइट कन्फर्मर हम लोग डिस्कस नहीं कर सकते, होता है बट हम लोग डिस्कस नहीं करते, हम लोग उनके कुछ पार्टिकुलर स्ट्रक्चर्स को ही डिस्कस करते हैं। तो उनके हिसाब से हम लोग सारा कैलकुलेशन करते हैं आराम से। और कोई डाउट? बताओ भाई, और कोई डाउट? चलो अगर डाउट नहीं है तो ये नोट्स हम तुम लोग को भेज देंगे। मतलब वैसे तो हाँ बोलो। सर जैसे कोई भी कंपाउंड अगर नॉन पोलर है, मतलब इसका नेट डायपोल मोमेंट 0 है, जैसे O2 है, तो इसमें टोटल बोलेंगे कि इसमें आयनिक कैरेक्टर हमको दिख नहीं रहा है, तो वो टोटली टोटली कोवैलेंट को बॉन्ड है। हाँ, वो टोटली कोवेलेंट बॉन्ड है। तो फिर इसमें क्या बोले कि ये टोटली कोवैलेंट बॉन्ड है या फिर टोटली थोड़ा आयनिक कैरेक्टर भी है? जैसे O2 मॉलिक्यूल है तो नेट डायपोल मोमेंट 0 है। अगर नेट डायपोल मोमेंट 0 है इसका मतलब यहाँ पे कहीं से भी आयनिक चार्ज नहीं आ रहा। इसका मतलब परसेंटेज कोवेलेंट करेक्टर यहाँ पे 100% आराम से मेंशन करते हुए काम कर सकते हैं। वैसे एक चीज है। सर आप तो और बोले थे कि कोई कंपाउंड ऐसा होता ही नहीं जिसमें 100% कोवैलेंट और सर तो 100% हम ऐसा आयनिक तो होता नहीं है। बोले, हम जनरली बोले थे, 100% तो नहीं बोले थे। आयनिक कंपाउंड कोई ऐसा नहीं होता जो 100% आयनिक हो, ठीक है। कोई भी आयनिक कंपाउंड ऐसा नहीं होता जो 100% आयनिक हो, उसमें कुछ ना कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर होता है। क्यों होता है मूवी बाकी है, अभी मूवी आएगा आगे। बट कोवेलेंट बॉन्ड में कुछ पार्ट हो सकते हैं इस तरह के जो 100% कोवेलेंट नेचर के एग्जिस्ट कर सकते हैं। लेकिन उसमें मेंशन किए थे हम कि अगर हेट्रोएटॉमिक स्पीसीज है तो उस केस में 100% कोवेलेंट स्ट्रक्चर नहीं रह सकता। होमो एटॉमिक में हो सकता है, सेम एटम है तब हो सकता है, बट हेट्रो एटॉमिक में कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, और कोई डाउट? बताओ भाई, और कोई डाउट? चलो अगर डाउट नहीं है तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं आराम से। नेक्स्ट क्लास में डाइपोल मोमेंट का कैलकुलेशन वाला पार्ट डिस्कस करेंगे, और फिर हम लोग बैक बॉन्डिंग डिस्कस कर सकते हैं। बैक बॉन्डिंग, ब्रिज बॉन्डिंग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। फिर हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग का डिस्कशन कर लेंगे आराम से। मतलब ये 3 टॉपिक्स हैं जो स्पेसिफिकली हम लोग को डिस्कस करना होता है क्लास 11th के केमिकल बॉन्डिंग वाले पार्ट में। जनरली बैक बॉन्डिंग ब्रिज बॉन्डिंग हम नहीं कर पाते थे डिस्कस, क्योंकि बहुत ज़्यादा केमिकल बॉन्डिंग में टाइम चला जाता था। बट तुम लोग का तो आराम से डिस्कशन हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग को बहुत सारे क्वेश्चंस केमिकल बॉन्डिंग के करते रहेंगे। फिर तुम्हारा गैसेज स्टेट चलना शुरू हो जाएगा, या फिर हो सकता है कि हम गैसेज स्टेट की जगह पे, हाँ ठीक है, गैसेज स्टेट चलेगा तुम्हारा। और हो सकता है कि साथ साथ तुम लोगों का वो नोमेनक्लेचर वाला पार्ट कर ले, क्योंकि नोमेनक्लेचर बहुत थियोरेटिकल टॉपिक है। तो आराम से नोमेनक्लेचर वाला पार्ट भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे साथ साथ। तो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। आज के लिए कुछ होमवर्क दे क्या? नहीं ठीक है, आज के लिए कुछ होमवर्क नहीं है। आज वर्कशीट जो है 2-3 एक्स्ट्रा दे देंगे हम केमिस्ट्री का, उन वर्कशीट को सॉल्व कर लेना। उसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर के सवाल होंगे, उन सब वर्कशीट को सॉल्व करते चले जाना, ठीक है।